Hi all, welcome back. My name is CS शांतनु भंडारी. आई होप जैसे कि मैंने प्रीवियसली और पहले काफ़ी बार बोला है कि जो पहले सेशंस मैंने किए हैं आई होप उनसे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा होगा एंड वो काफ़ी क्लियर होंगे समझने में. एंड डेफिनेटली ये मेरा एक इनर फीलिंग है जो ये कहती है कि डेफिनेटली उन सेशंस के बाद आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है. सो ऑब्वियसली एंड टू ऐड वन मोर थिंग ऑन दिस, आई थिंक यू ऑल विल बी हैप्पी टू नो कि बहुत ही जल्दी मैं CS प्रोफेशनल्स के न्यू सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस मैंने अब स्टार्ट कर दी हैं. आप यूट्यूब पे जाके उनके मे बी कुछ कंटेंट मैंने वहाँ पे पुट अप किया है, वो जाके आप वहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड जस्ट लेट मी नो एंड वी कैन वर्क इट आउट एज टू व्हाट इज द बेस्ट वे मैं आपको वो लेक्चर्स दे पाऊँ. Okay, so coming back to the topic, which is obviously the trademark. इस टॉपिक के बारे में आज हमें बात करनी है. लास्ट वीडियो जो आपने देखा डेफिनेटली वहाँ हमने काफ़ी बात कर ली है. ट्रेडमार्क में चैप्टर स्टार्ट हो चुका है. हम डेफिनेटली अब ये बात कर रहे थे कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन कौन कौन करा सकता है और किस हिसाब से ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा. सो आई थिंक वो एकदम क्लियर होगा आपको और आज हम फर्दर उसी के बारे में बात करेंगे. जैसे कि मैंने कहा था पहले भी उस वीडियो में कि जो ट्रेडमार्क क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है, सो देयर इज नो वे कि पेटेंट यहाँ के ही बीच में आए. पेटेंट का जितना भी कंटेंट था दैट इज ऑलरेडी बीइंग कवर्ड अंडर व्हिच इज चैप्टर 1 to 6. जो लोग न्यू सिलेबस से हैं, जिन्होंने ऑब्वियसली न्यू सिलेबस में अपना एडमिशन कराया है, याद रखें कि न्यू सिलेबस एंड इस सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं. वजह से कुछ चेंजेस हैं. एक ग्लिम्स अगर मैं आपको बताऊं, एक बेसिक बताऊं, तो न्यू सिलेबस के अंदर कुछ और नए एक्ट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट ब्रीडर वैरायटी एक्ट जो यहाँ पे नहीं है वो वहाँ पे ऐड कर दिया गया है. ये ठीक है कि वो जो एक्ट वहाँ पे ऐड किया गया है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट डेफिनेटली एक न्यू एक्ट है जिससे अब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो डेफिनेटली अगर आप न्यू सिलेबस से हैं सो मुझे बताइए सो दैट मैं आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं. ओके देन, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. आई थिंक आज रजिस्ट्रेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड एक्चुअली मूव अहेड. सो देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अभी तक हमने जो जनरल बात करी ट्रेडमार्क के बारे में वो ये कि ट्रेडमार्क एक्चुअली स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, इंडिया में कब से एक्ट था ट्रेडमार्क का. फिर जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999, बट दैट इज नॉट द ओनली एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. इससे पहले एक और एक्ट आ चुका है विच इज ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज एक्ट, बट वो बहुत सारे रीजंस की वजह से, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि सर्विसेज जो है उसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं थी. इवन जो उसका एरिया था विच मीन्स द ड्यूरेशन वो भी काफ़ी कम था. नाउ द ट्रेडमार्क is valid for 10 years and it can be renewed indefinitely. जब तक आप चाहें आप उसको रिन्यू करा सकते हैं. ये सब चीज़ें डेफिनेटली वहाँ पे उतने एक्सटेंट तक कवर नहीं करी गई थी. फिर फर्दर जब हम आगे बढ़े इस चैप्टर में तो हमने ये देखा कि जो ट्रेडमार्क है उसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रेडमार्क. ये डेफिनेशन दी गई है. प्लस ये बताया गया है कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कैसे माना जाएगा. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आई थिंक आज भी हम बात करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑब्वियसली वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में कहाँ आता है वो टॉपिक. सो वेल नोन ट्रेडमार्क के बारे में हमने बात करी. मैंने विद द हेल्प ऑफ PPT आपको समझाने की कोशिश करी कि कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, मर्सिडीज बेंज, ये सारे कुछ ऐसे नाम हैं जो वेल नोन ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आते हैं. एंड डेफिनेटली वेल नोन ट्रेडमार्क भी एक ट्रेडमार्क ही हैं. उन्हें भी एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, पर जो उनको प्रोटेक्शन मिलती है एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ट्रेडमार्क. सो इसके एग्जांपल्स डेफिनेटली आप इससे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. सो ये एक मोरलेस एक ग्लिम्स था, एक बेसिक बात थी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में करी है. आज डेफिनेटली हम लोग ये देखेंगे कौन रजिस्ट्रेशन करा सकता है ट्रेडमार्क का और ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है. सो जब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, सो डेफिनेटली आई थिंक हमने पहले भी बात करी कि इंडिया में जो ट्रेडमार्क है ये फर्स्ट टू फाइल सिस्टम के अंदर फॉल करता है. तो यहाँ पे ये लिखा है जिसको भी लगता है कि उसने कुछ एक नया मार्क बनाया है, कोई भी कहता है कि मैं उस ट्रेडमार्क का, उस ट्रेडमार्क कह दीजिए, सिंबल कह दीजिए, साइन कह दीजिए, कलर कह दीजिए, वर्ड कह दीजिए, कॉम्बिनेशन इन सभी का, तो उनका वो ओनर अपने आप को मानता है. तो वो ट्रेडमार्क का जो अथॉरिटी है, ट्रेडमार्क अथॉरिटी को मैं थोड़ा डिटेल आई थिंक पूरा नाम लूँ तो आपको याद होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड डिजाइन. याद रखिएगा
क्योंकि हम पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड देन कॉपीराइट भी, ये तीन चीज़ें हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता हैं, बिकॉज हमने एग्जीक्यूटिव में और हो सकता है उससे पहले भी इसके बारे में काफ़ी बात सुनी हो। बट जैसे कि मैंने पहले आपको याद दिलाया, पहले आपसे रिक्वेस्ट करी है कह के कि जो कॉपीराइट है वो डेफिनेटली अलग चलता है। कॉपीराइट इज बिंग कवर्ड अंडर बर्नी कन्वेंशन, और उसकी एक अलग अथॉरिटी है, उसका एक अलग रजिस्ट्रार है जो कॉपीराइट से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। बट अगर जब हम बात करते हैं पेटेंट की, हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, वी टॉक अबाउट डिजाइन, तो यहाँ पे एक ही अथॉरिटी है, विच इज कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑब्वियसली पेटेंट। देन बात करें अगर डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ये इनको एक ही एक ऑफिस जो है वो डील करता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात लिखी है। अगर कंपनी को लगता है कि उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है और कंपनी अभी फॉर्मेशन में नहीं आई है, तो डेफिनेटली एनीबडी जो भी कंपनी के बिहाफ पे, यूजली द प्रोमोटर्स, वो रजिस्टर करा सकते हैं। देर आफ्टर जब कंपनी एक बार बन जाएगी तो फिर कंपनी के नाम पे वो ट्रेडमार्क असाइन किया जा सकता है। यहाँ पे आप ये भी देखें जो ज़रूरी है, आई थिंक एग्जामिनेशन में हो सकता है लिखने को है, फर्स्ट टू फाइल सिस्टम। फर्स्ट टू फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि हो सकता है आपके दिमाग में ट्रेडमार्क आ गया, आपने एक बना भी लिया कि भाई मैं ऐसा ट्रेडमार्क चाहता हूँ, पर आपसे पहले वो ट्रेडमार्क किसी ने शायद कॉपी कर लिया और जाके फाइल कर दिया। तो भले वो ट्रेडमार्क एक्चुअली आपका था, आइडिया आपका था, विच इज ए का था, बट क्योंकि बी ने जाके पहले ये ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, तो फर्स्ट टू फाइल के बेसिस पे बी के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, ना कि ए के नाम पे। हाँ, ये बात ठीक है कि बी ने यहाँ गलत किया, बट इसके लिए सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज हो सकती है, बट ट्रेडमार्क तो डेफिनेटली बी के नाम पे ही एप्लीकेशन स्टार्ट करी जाएगी। यूजली कोई फिक्स समय इन चीज़ों का नहीं होता कि कितने साल के अंदर ये हो जाएगा, बट हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि अराउंड 2 से 3 साल के आसपास का समय लग सकता है। बट ये तब की बात है अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, या अगर हो ऑब्जेक्शन तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज अगर ऑब्जेक्शन डेफिनेटली डिपेंड करता है कितने आते हैं और कितने लंबे समय तक चलते हैं, तो एक्चुअली एंड समय इसका बताना काफ़ी मुश्किल है। बट यूजली अगर ऑब्जेक्शन नहीं आते तो ये 2 से 3 साल के अंदर फिक्स किया जा सकता है। ट्रेडमार्क के अलग अलग जगह ऑफिस हैं, यूजली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, यहाँ पे इनकी ऑफिस हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं, तो आई थिंक हमने पहले भी बात करी है कि आप का जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, या जहाँ पे आप वर्क फॉर गेन करते हैं, यानी आप डेफिनेटली वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, उनमें से किसी भी एक जगह पे आप अपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये सही रहेगा और आई थिंक ये बेटर रहेगा जब हम कोई भी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करें कि एक बार ज़रूर ऑनलाइन जाके ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, प्राइवेट पे नहीं, बिकॉज प्राइवेट वेबसाइट पे डेटा कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, इसकी कोई जेन्युइननेस नहीं पता चल सकती। कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि कितना एक्यूरेट है, द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, ये नहीं पता चल सकता। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा कि हम गवर्नमेंट वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके एक बार ट्रेडमार्क जो हम चाहते हैं, और जैसे कि आपको पता है कि ट्रेडमार्क इज बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, और आई थिंक आपसे जब मेरी बात हुई थी इससे प्रीवियस सेशन में, तो मैंने आपको भी बताया था। बिकॉज जब मैं ये कहता हूँ मैंने कल एक्सप्लेन किया था, सो ये बहुत बार ऐसा नहीं कि कल मैंने आपसे बात, हो सकता है बात मैंने अभी आपसे करी हो, बट होता क्या है कि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, सो आई डोंट रियली समटाइम रिमेंबर कि मैंने कब ऑनलाइन क्लासेस में कहा है तो कब ऑफलाइन में। बट डेफिनेटली ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा है ये चीज़ कि क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया जाता है। एंड डेफिनेटली जब आप ट्रेडमार्क को सर्च करें, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्रेडमार्क चाहिए जिसका नाम है अपोलो, नाउ एज आई सेड अपोलो टायर्स भी है, अपोलो हॉस्पिटल्स भी है। तो जो टायर्स हैं वो डेफिनेटली मैं मान लीजिए क्लास 5 के अंदर हैं, जो हॉस्पिटल है दैट इज क्लास 10। तो हमें सर्च करना पड़ेगा अपोलो, अगर हम डालेंगे कोई क्लास नहीं डालेंगे तो वो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्लास, मान लीजिए मैं अपोलो टीवी लेके आना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको सर्च करना पड़ेगा। अगर किसी के पास ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेडमार्क, तो डेफिनेटली मैं ये ट्रेडमार्क ले सकता हूँ। सो ऑब्वियसली ट्रेडमार्क सर्च करना ज़्यादा अच्छा है, रादर देन आप सारी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लें और बाद में इतना खर्चा करने के बाद यू आर रियलाइज फॉर योर सेल्फ, आपको बाद में पता चले कि भाई ये ट्रेडमार्क तो रजिस्टर हो नहीं सकता। सो बेटर है कि हम पहले एक अच्छा एक्सटेंसिव सर्च कर लें। जब बात आती है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो आई थिंक हर वो इंडिविजुअल जो कह रहा है कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं ओनर हूँ, वो अप्लाई कर सकता है। पर यहाँ पे याद रखना है हमें, सिमिलरली टू द पेटेंट की, जो जैसे पेटेंट में था कि एनी पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन से मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअली मत लीजिए, पर्सन से मतलब यहाँ पे हर वो इंसान से है बेसिकली
चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है, हर तरीके के इंसान से यहाँ पे मतलब रखा जाएगा। विच मीन्स एक कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, एक इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, एक पार्टनरशिप भी अप्लाई कर सकती है, एक HUF भी अप्लाई कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी भी अप्लाई कर सकती है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकती है, एंड एक्सेट्रा यहाँ पे वर्ड यूज किया गया। सो एनी बडी ऑब्वियसली चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जैसे कि पार्टनरशिप आपको पता है कि रजिस्टर्ड भी हो सकती है अनरजिस्टर्ड भी। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आप 100 रुपए से ज्यादा का केस जो है पार्टनर्स वो किसी और पे फाइल नहीं कर सकते, बट वो यहाँ पे ट्रेडमार्क में उसको इफेक्ट नहीं करेगा। सो दीज ऑल दीज आर कवर्ड अंडर एनी पर्सन। तो जब कोई पर्सन का नाम आए तो प्लीज यही मत सोचिए कि इंडिविजुअल, इट मीन्स एवरीथिंग जो मैंने अभी भी कहा ना। अगर कंपनी चाहे तो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और डेफिनेटली अपने नाम पे रजिस्टर करा सकती है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली उसको अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उस कंट्री का लगाना होगा अगर वो इंडिया में ट्रेडमार्क फाइल करना चाहती है। तो बेसिकली आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी, बिकॉज इंडिया में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा, हो सकता है बाहर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता हो। जैसे कि आपको पता होगा, आई थिंक मैंने पहले बताया है नहीं, आई डोंट नो, but taking side by side, which means taking offline classes as well as what I've now started is the online classes. इनके साथ साथ I also work full time as a company secretary. Obviously my membership number जो I think मैंने पहले बताया है, I don't know नहीं, but my membership number obviously is 30321 30,321. I qualified in the year 2000 I think 12. 2012, yes. In 2012 I got my membership, so that was the same year on which I qualified. तो होता क्या है कि क्या कहते हैं, जब मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ तो मैं इसलिए बात आपसे कह रहा हूँ बिकॉज जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ दैट इज़ ऑल्सो अ मल्टीनेशनल कंपनी। वहाँ पे हम ये सारे केसेस डील आउट करते हैं। होता क्या है कि बहुत बार आपने सुना होगा BPO, KPO, LPO, तो बहुत बार ऐसी इंडस्ट्रीज में आपको काम मिल सकता है जहाँ पे ये सारा काम आपको करना हो, बाहर के क्लाइंट से डील करना हो। सो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प करेंगी। जब हम फर्म के बारे में बात करते हैं, सो फर्म ऑब्वियसली मीन्स अ पार्टनरशिप। सो यहाँ पे कहा जा रहा है पार्टनरशिप जो है डेफिनेटली वो भी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। सारे पार्टनर्स का नाम उस एप्लीकेशन में लिखा जाएगा। ऑब्वियसली अगर कोई पार्टनर उसमें से माइनर है, क्योंकि आपको पता है कि माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि माइनर जो होगा वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा, और 18 ईयर्स के बाद द माइनर हैज़ टू डिसाइड कि वो मेजर बन के पार्टनरशिप में रहना चाहता है या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब वहाँ पे प्रोविजंस हैं। बट अगर माइनर हमारी पार्टनरशिप में अभी पार्टनर है और हम एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की फाइल कर रहे हैं तो माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन को डेफिनेटली एप्लीकेशन पे साइन करना होगा। प्लस जब हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हैं सो एक फॉर्म है, जैसे कि आपको याद हो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेशली इन चैप्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में। पेटेंट को ही ले लीजिए, वहाँ पे आई थिंक अराउंड नॉट डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशन बट अप्रॉक्सीमेटली कुछ 15 के आसपास फॉर्म्स हैं वहाँ पे जो आई थिंक हमने बात करी है। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे ही यहाँ पे एक फॉर्म है जिसका नाम है TM1 विच इज ट्रेडमार्क 1, जो एक ऐसा फॉर्म है जब हम ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्म फाइल करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहती है ट्रेडमार्क के, तो TM1 के साथ डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप डीड लगानी होगी। हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड लगाते हुए और फॉर्म भरते हुए आपने किसी पार्टनर का नाम आप लिखना भूल गए जो कि ऑलरेडी पार्टनर है, तो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। पर अगर आपने जब फॉर्म फाइल किया जो लोग पार्टनर्स थे विच इज ABCD उनका नाम लिखा, ई पार्टनर था ही नहीं, राइट, तो यहाँ पे ओमिशन की बात नहीं आ रही, भूलने की बात ही नहीं आ रही, ई था ही नहीं उस समय पार्टनर, और बाद में ई पार्टनर बन जाता है तो फिर हमें दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अमेंड नहीं हो सकता, एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से फाइल करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, however any new addition or deletion of the name of partner subsequent to the date of application will mean change in partnership। क्योंकि आई थिंक आप सभी ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, पार्टनरशिप में अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हर पार्टनर का कुछ ना कुछ राइट वहाँ पे होता है, अलग अलग तरीके के पार्टनर्स हैं। तो अगर पार्टनर्स जाते हैं या आते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या आपने सुना होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दो अलग अलग बात है। तो अगर कुछ कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो डेफिनेटली ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप के जो कॉन्स्टिट्यूशन है विच इज ऑब्वियसली जहाँ पे उसके बारे में डिटेल मेंशन है उसके अंदर चेंज हो गया है।
ट्रस्ट भी फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई उसका एमडी होगा या चेयरमैन होगा जो एप्लीकेशन साइन करेगा। गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, डज नॉट रियली मैटर, वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। ज्वाइंट एप्लीकेंट्स की बात करते हैं, देखिए ज्वाइंट मतलब दो या दो से ज्यादा, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल होगा, अब दो हैं तो आपने ज्वाइंट कह दिया, तीन है तो भी ज्वाइंट है और उससे ज्यादा है तो भी ज्वाइंट है। सो जब दो या दो से ज्यादा लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो डेफिनेटली ज्वाइंट एप्लीकेशन की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे ये देखना होगा कि जहाँ पे ज्वाइंट एप्लीकेंट्स हैं, मान लीजिए एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, तो जैसे कि पेटेंट में भी आई थिंक मैंने आपको यही बताया था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम अल्फाबेटिकली पहले आता है, श्याम जैसे कि आप देखें ABCD की तरीके से अल्फाबेटिकली तो RST, तो राम पहले आता है। पर अगर मान लीजिए ऊपर श्याम का नाम लिखा है और नीचे राम का नाम लिखा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन वहीं पे फाइल होगी जहाँ पे सबसे पहले बंदे का नाम लिखा होगा। मतलब इसका ये है, मैंने जैसे कि कुछ देर पहले बताया, जुरिस्डिक्शन तय होगी कि हम कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जिसका नाम सबसे पहले एप्लीकेशन में लिखा है, अल्फाबेटिकली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, सिर्फ नाम सबसे पहले लिखा है। किसी का नाम है योगेश और किसी का नाम है अमन। अब योगेश और अमन तो कैटेगरली अब देखिए तो अमन जो है ए पहले आता है, बट यहाँ पे योगेश का नाम डेफिनेटली पहले आपने लिखा हुआ है वाई का, तो जहाँ पे योगेश रहते हैं उसी का प्रिंसिपल प्लेस डेफिनेटली देखा जाएगा एंड वहाँ उसके बेसिस पे एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। फर्दर बात हम जब करते हैं तो ये कैसे है कि जब TM1 हम लोग फाइल करेंगे विच इज द ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन के लिए फॉर्म, तो एक फीस है, ये फीस ऑब्वियसली यहाँ जो लिखी है ये अब रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज ओवर द टाइम पीरियड आप लोग ने MCA की फीसेस के बारे में सुना होगा, चेंज होती रहती है सारी फीस, तो उस पर हम कमेंट अभी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बिकॉज जब आपका एग्जाम होगा उसके हिसाब से उस समय क्या फीस होती है ये डेफिनेटली अभी नहीं बताया जा सकता। तो फीस जो भी होगी डेफिनेटली आपको फाइल करनी होगी अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये अलग अलग जगह ट्रेडमार्क के ऑफिसेज हैं, चाहे मुंबई में जैसे कि मैंने पहले कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बट अहमदाबाद ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन नहीं है, बट वहां पे भी इसका ऑफिस है, तो वहां पे भी एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है। पर जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया कि ये 5 जो जगह मेंशन है यहाँ पे इनके ऑफिसेज है, बट हमें कहाँ पे फाइल करना है ये बेसिकली तय होगा कि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी। मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, या मैं ऐसे कहूँ एक फॉरेन नेशनल है, कंपनी है तो डेफिनेटली रजिस्टर ऑफिस तो इंडिया में होगा, पर मान लीजिए एक फॉरेन नेशनल है, एक इंडिविजुअल है, वो US यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है, बट इंडिया में डेफिनेटली वो काम करना चाहते हैं हम स्टार्ट, तो इंडिया में पर उनका कोई घर नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, बट यहाँ पे एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि जो भी ट्रेडमार्क और पेटेंट के अंदर भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन फाइल करना चाहेगा उसको एक इंडियन एड्रेस देना ही देना होगा। अगर जो फॉरेन नेशनल है उसका कोई अपना यहाँ पे घर नहीं है और कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वो अपने जो अटर्नी है, जो पेटेंट एजेंट या ट्रेडमार्क एजेंट है, उनका एड्रेस दे सकते हैं और बेसिकली उसके बेसिस पे एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। जब तक आप इंडियन एड्रेस नहीं देंगे एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करी जाएगी। आपने एक बार मान लीजिए आपने एड्रेस दे दिया आपके पेटेंट एजेंट का या ट्रेडमार्क एजेंट का, जो कि मान लीजिए चंडीगढ़ में है फॉर एन एग्जाम्पल, तो बाद में आपने चंडीगढ़ से पहले आपने सोचा था कि हम चंडीगढ़ में ही काम करेंगे, पर जब ट्रेडमार्क मिल गया उसके बाद आप दिल्ली, मुंबई इन जगह शिफ्ट हो गए, आपने चंडीगढ़ में अपना बिजनेस बंद कर दिया फॉर एनी रीजन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हमें बाद में ट्रेडमार्क ऑफिस को इसके बारे में इंटीमेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लिखा है नो चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और एड्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया शेल अफेक्ट द जुरिसडिक्शन, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एप्लीकेशन सबमिट होगी डेफिनेटली उसका रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा और रिव्यू करते समय एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे। अगर ये एप्लीकेशन सक्सीड हो जाती है, यानी सारे के सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उनको कंप्लाई कर लेती है, तो डेफिनेटली ये जो नंबर आपको दिया गया है यही आपका ट्रेडमार्क नंबर भी बन जाएगा। आई थिंक ये सब चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस इन द बेस्ट वे पॉसिबल बाय यूजिंग द सिंपल वर्ड्स, और आई थिंक मैंने पहले भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया ये कह के कि आप देखेंगे बीच बीच में आई एम ट्राइंग टू यूज सम इंग्लिश एंड ऑब्वियसली हिंदी, ये कॉम्बिनेशन में यूज कर रहा हूँ। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली होते हैं जो मैंने जैसे ऑनलाइन क्लासेस में पहले भी एक्सपीरियंस किया है, जब मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ पढ़ाता था,
तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो साउदर्न इंडिया से हों जिनको डेफिनेटली हिंदी नहीं समझ में आती है या कम समझ में आती है। जस्ट टू मेक श्योर कि वो भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके, मैं थोड़ा सा इंग्लिश एंड थोड़ी सी हिंदी का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। Okay, so the next topic is called as the preliminary approval and publication show cause hearing and rejection of application। देखिए, जैसे ही ट्रेडमार्क ऑफिस में एप्लीकेशन आती है, डेफिनेटली वो एग्जामिनेशन उसका जो अपने ऊपर पड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और जो एग्जामिनर होता है वो एक एग्जामिनर रिपोर्ट देता है जो कि ऑब्वियसली कंट्रोलर को सबमिट करी जाती है। तो लिखा है अकॉर्डिंगली दे इशू एग्जामिनेशन रिपोर्ट एंड द एप्लीकेंट मस्ट इन्फॉर्म टू द ऑब्जेक्शन दैट हैव बीन रेज्ड इन द एग्जामिनेशन रिपोर्ट विद इन 1 मंथ। तो जिस दिन भी आपने सबमिट करी एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होगी वो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करी जाएगी, एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। पर आई थिंक ये तभी बात है, नथिंग टू मेंशन, बट ये तभी बात है जब कोई ऑब्जेक्शन है। अगर सब कुछ सही है तो फिर डेफिनेटली ये प्रोसीड कर जाएगा रजिस्ट्रेशन की तरफ, आपको क्लीन एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। बट वाइल एग्जामिनेशन अगर कोई इशू आता है कि भाई ऑलरेडी एक ट्रेडमार्क एग्जिस्ट करता है या ये ट्रेडमार्क जो आप लेना चाहते हैं ये प्रोहिबिटेड है, क्योंकि कुछ चीज़ हम पढ़ेंगे नीचे जहाँ पे ट्रेडमार्क भले हमें दिखे कि अलाउड है बट ले नहीं सकते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंदिरा गांधी के नाम का ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, कोई जवाहरलाल नेहरू के नाम का ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, कोई महात्मा गांधी के नाम का ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। ये मोर और लेस वैसे ही रूल्स है, ये सारे के सारे अपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़े होंगे। रॉयल, एम्परर, ये जो नाम मैंने अभी बोले, इनके नाम पे कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती अनटिल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेसिफिक अप्रूवल ना मिल जाए। सो जब आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट दी गई है उसके बेसिस पे जो एप्लीकेंट होगा जिसने ये एप्लीकेशन फाइल करी थी वो जवाब देगा। अगर वो जो जवाब देता है वो सेटिस्फैक्ट्री लगता है कंट्रोलर को तो एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी, नहीं तो डेफिनेटली कंट्रोलर एक उसके अंदर उसको फर्दर कह सकता है कि भाई अगर आपने नहीं चेंज किया इस हिसाब से तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और डिपेंडिंग अपॉन कि सामने वाला किस हिसाब से इस चीज़ों का जवाब देता है या एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाएगा। अगर कंट्रोलर जो आंसर देता है उससे एप्लीकेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो एप्लीकेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो अपील फाइल कर सकता है विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। सो जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आई थिंक ये हमें देखना होगा यहाँ पे कि जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जब आपका ट्रेडमार्क पब्लिश हो जाता है ऑफिशियल गैजेट में, तो अगर कोई भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता, ट्रेडमार्क पब्लिश हुए हुए अभी 3 महीने हो चुके हैं बट किसी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो ये ऑब्वियसली मान लिया जाता है कि किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और आपका ट्रेडमार्क जो है उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली इसके बाद ये भी मेंशन किया गया है विच इज ऑब्वियसली आई थिंक टू रिमेंबर कि रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी जब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। आई थिंक हम सभी ने कंपनीज एक्ट जब पढ़ा था तो, और आई मीन पढ़ा था इन द सेंस जब बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया था, पढ़ तो आज भी रहे होंगे बिकॉज सीएस का कंपनीज एक्ट का एक ऐसा रिलेशन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। सो रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन में जब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है जैसे कि कंपनीज एक्ट में। आप अगर याद करें कि कंपनीज एक्ट में ये नहीं दे रखा कि डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, ये दे रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। यानी अगर किसी इंडिविजुअल में इनमें से कोई भी एक चीज़ है तो वो डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहता है तो यहाँ पे कोई ये नहीं दे रखा कि ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे बता रखा है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी अगर उस ट्रेडमार्क के अंदर इनमें से कुछ भी होगा तो डेफिनेटली वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। प्लस ये भी बात करी गई है कि जो अभी ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, जो इससे पहले वाला ट्रेडमार्क एक्ट था विच इज ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज एक्ट 1958, बहुत सारे उसी के प्रोविजंस यहाँ पे भी लिए गए हैं, ये एक्चुअली बताने के लिए कि रजिस्ट्रेशन कौन से ग्राउंड पे वैलिड नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी ट्रेडमार्क जिसको आप रजिस्टर कराना चाहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि अपने आप में वो मार्क की डेफिनेशन में फॉल करे। आई थिंक हमने जब डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी विच इज ऑब्वियसली इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जो मैंने बताया था कि भाई ये सारी चीजें मार्क की डेफिनेशन में फॉल करेंगी, जैसे कोई सिंबल है, कोई कलर है, कोई साइन है, कोई वर्ड है, कोई फेस है, या डेफिनेटली इनमें से किसी का भी कोई कॉम्बिनेशन है। तो वो जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं वो मार्क के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, फिर वो चाहे ट्रेडमार्क हो चाहे सर्विस मार्क हो, उसके अंदर फॉल करना चाहिए। अगर जो आप चीज रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वो उस मार्क की कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता है तो डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो देखिए ये नहीं बताया कि क्या चीज होनी चाहिए, बताया कि अगर आपका जो भी आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं वो मार्क
नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से नेगेटिव यहाँ पे पर्सपेक्टिव रखा हुआ है रादर देन पॉजिटिव। फिर फर्दर ये बताया गया है कि आपका ट्रेडमार्क ऐसा भी होना चाहिए जो कि आपसे और दूसरों से एक दूसरे को प्रोडक्ट को अलग करे, विच इज डिस्टिंग्विश ऑफ बीइंग केपेबल, या आप ऐसे कह दीजिए कि आपका ट्रेडमार्क ऐसा होना चाहिए जो इजीली आइडेंटिफाइड हो सके। यानी अगर दो प्रोडक्ट्स रखे हों, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स रखे हों, तो आइडेंटिफाई हो सके कि ये चीज़ इस कंपनी की और वो चीज़ दूसरी कंपनी की है। यानी कंज्यूमर जब सामान लेने जाए तो अगर आपका सामान लेने आया है तो वो आपका ही सामान खरीद के ले जाए। ऐसा ना हो कि वो बेसिकली पैसे तो आपके सामान खरीदने के लिए दे, बट कंफ्यूजन में या मिसअंडरस्टैंडिंग में किसी और कंपनी का सामान ले जाए आपका सामान समझ के। सो ये ना हो, तो इसलिए केपेबल ऐसा होना चाहिए ट्रेडमार्क, इतना केपेबल कि वो डिस्टिंग्विश कर सके हम लोग उस ट्रेडमार्क के बीच में कि ये चीज़ इस कंपनी की और वो चीज़ दूसरी कंपनी की है। फिर आपको याद होगा हमने पहले भी बात करी थी पेरिस कन्वेंशन को लेके। नो, पेरिस कन्वेंशन और कुछ नहीं है, याद होगा पेरिस एंड बर्नी कन्वेंशन। जब हम कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, सो दे आर नॉट मोर एनीथिंग मोर देन एन अग्रीमेंट्स। ये जैसे नॉर्मल अग्रीमेंट्स एमओयू वगैरह साइन किए जाते हैं, नॉट एमओयू डेफिनेटली ये नहीं है, बट दीज ऑल्सो आर एन अग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो बहुत सारी कंट्रीज ने वर्ल्ड लेवल पे एक साथ अग्री किया, पेरिस में, ऑब्वियसली पेरिस एक जगह है फ्रांस के अंदर, वहाँ पे अग्री किया गया कि सारी जो कंट्रीज हैं जो पेरिस कन्वेंशन साइन कर रही है वो ट्रेडमार्क को लेके, पेटेंट को लेके यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रोविजन जो है एक से दूसरी कंट्रीज के कोई नेशनल जो है वो उसके लिए प्रोविजन ईजी बनाएंगे। ये सब चीजें ऑब्वियसली ट्रेडमार्क के एरिया के अंदर फॉल करती हैं। तो नेक्स्ट प्री रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेडमार्क आप चाहते हैं कि रिजेक्ट ना हो, तो आप डेफिनेटली जो मैं बता चुका हूँ वो यही है कि केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ये बात मैंने अभी क्लियरली समझा भी दी कि अगर कोई आपका सामान खरीदने आए तो आपका सामान डिस्टिंक्टिव हो। डिस्टिंक्टिव मतलब एकदम अलग दिखे। दो सामान रखे हैं, फॉर एन एग्जांपल एक शॉप में आप गए और डेफिनेटली वहां पे दो सामान रखे हैं, डिपेंड करेगा हम किस तरीके का सामान खरीदने गए हैं। तो मान लीजिए एक मैं लैपटॉप खरीदने गया हूँ और वहाँ पे दो कंपनीज के लैपटॉप रखे हुए हैं, एक है कंपनी ए जिसका लैपटॉप है और एक कंपनी बी जिसका लैपटॉप है। सो नाउ जब आप डेफिनेटली पैसे दे रहे हैं तो आपका कोई कोई ना कोई इनमें से एक ऐसा ब्रांड होगा शायद जो बड़ा रिनाउंड होगा मे बी, और जो आप खरीदने आए होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जब सामने वाला दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करे तो उसे पता चलना चाहिए कि भाई दोनों एकदम अलग अलग हैं। अगर दोनों का कलर एक जैसा है, दोनों का डिज़ाइन एक जैसा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपस में डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा किसका प्रोडक्ट है। और जो बहुत ध्यान से नहीं देखेगा, हो सकता है वो कंफ्यूजन में प्रोडक्ट लेने तो गया था ए का बट ले आया बी का प्रोडक्ट। नाउ ये ठीक है कि मे बी शायद लैपटॉप एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल कम हो, बट ऐसे बहुत सारी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमर्स में बड़ा सामान हो या छोटा सामान हो, डेफिनेटली वो फर्क करता है कंपनी के बिजनेस को, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली कहा गया कि आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डिस्टिंग्विशल हो एक से दूसरे प्रोडक्ट को, बीच में डिफरेंसेस लेके आ सके, क्लियरली विजिबल वो डिफरेंसेस सारे के सारे होने चाहिए। उसी को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए ये बताया गया कि a mark which has a direct reference to the character or quality of the goods is considered as inherently not capable of distinguishing। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ बिकॉज अभी तक जैसे कि आप देख रहे हैं, एक चीज़ इसमें मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूँ जो कि बीच बीच में मैं डेफिनेटली क्लैरिफाई करता रहता हूँ कि आपको ये ना समझे कि ये बुक रीडिंग चल रही है। बिकॉज देखिए डेफिनेटली आप जानते हैं अब, क्योंकि ये 7 चैप्टर पे हम लोग हैं, सो आधी बुक ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो ये मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि जैसे हमें पता है कि ये ओपन बुक रीडिंग पेपर है, तो हमें बुक लेके जानी है एग्जामिनेशन में। हम बुक अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली हमें पता रहेगा कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी है। और जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ों को ईजी बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप एक स्टोरी के फॉर्म में उसको पढ़ते जाएं। मॉड्यूल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं एग्जैक्टली वही इंटरप्रिटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ पे उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, जहाँ पे एक मॉड्यूल में कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है या मे भी ऐसा लिखा हुआ है लैंग्वेज जो समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उन सब चीज़ों को मैं इजी बना के आपको बता रहा हूँ, जिससे कि एग्जामिनेशन में आए तो यही वर्ड्स आप यूज़ करें और लिखते चले, इस चक्कर में ना पड़ेंगे मॉड्यूल में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर कोई भी स्टूडेंट, देखिए हो सकता है जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो उन्होंने पहले भी आईपीआर के पेपर्स दिए हों, तो उनका डेफिनेटली अगर वो ये वीडियो दोबारा देख रहे हैं तो इसका मतलब शायद मोर देन लाइकली ज़्यादातर केसेस में ये है कि आईपीआर या किसी भी वजह से वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि वो डेफिनेटली दिक्कत दोबारा से ना आए,
तो इसका एक बेस्ट ऑप्शन स्पेशली इस सब्जेक्ट में ये है कि बुक से देख के एज इट इज मत लिखिए, जो एग्जाम में आए डेफिनेटली उसको। आज तक भी तो हमने मेजोरिटी ऑफ द समय में, एक्सेप्ट एक दो बार हो सकता है चीटिंग करी हो, बट मेजोरिटी ऑफ द समय में हमने अपने आप ही लिखा है जो भी लिखा है, और तभी हम प्रोफेशनल तक यहाँ तक पहुंचे भी है। तो हमें यही करना है यहाँ पे भी कि अपने मन से ही चीजें बना के लिखनी है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। पर अगर कोई कीवर्ड भूल जाते हैं, कोई सेक्शन भूल जाते हैं, तो डेफिनेटली हम जब सेक्शन भूल जाते हैं तो बहुत बार लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलेवेंट प्रोविजन, तो यहाँ पे वो ना लिख के हम वो सेक्शन लिख सकते हैं। बस बुक का ये फायदा है। या अगर कोई कीवर्ड मिसिंग है, मान लीजिए मुझे पेटेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 5 टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन होती है, तो मुझे मान लीजिए 4 याद है, 5वीं नहीं याद है, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ और उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो ये बुक का पर्पस है। बुक का पर्पस ये नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आया तो मैंने बुक से एक एक चीज देखी और फिर लिखा, फिर देखी फिर लिखा, ऐसा कोई पर्पस बुक का नहीं है। कोई अगर ऐसे करेगा तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहता कि पास नहीं होगा या मार्क्स कम आएंगे, बट हाँ ज्यादा चांसेस इसी के हैं। प्लस इससे बड़ी बात जो है वो ये कि समय जो है वो आपको पक्का कम पड़ेगा, क्योंकि जब बुक लिखी जाती है, आपके सामने खुद ही एग्जाम्पल है, देखिए न्यू सिलेबस लॉन्च हो गया था जुलाई सितंबर ऐसे कुछ, आज तक उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब सॉफ्ट कॉपी आ रही है, वो भी पुराने सब्जेक्ट्स की, जो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए उनकी सॉफ्ट कॉपीज भी अवेलेबल नहीं है। तो इतना समय लगता है बुक लिखने में, क्योंकि बहुत सोच के लिखती हैं चीजें बुक्स के अंदर। जो बहुत कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत बाद में लिखे होते हैं, क्योंकि सब कुछ छोटे छोटे में बुक में लिख देंगे तो जो बुक इतनी मोटी हमें दिखती है बहुत बार वो बहुत छोटी हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन में बुक से कॉपी नहीं करना, जितना आपको आता है वैसे ही आपको लिखना है। उससे आपके दो फायदे होंगे, पहला तो विद इन टाइम आपका पेपर कंप्लीट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस बात से, प्लस जो आप लिखेंगे वो डेफिनेटली एकदम सही होगा, क्योंकि यही हम आज तक करते भी आए हैं। सो बुक से प्लीज कॉपी मत करिएगा, क्योंकि ये एक की है जिसकी वजह से आई थिंक जिन लोगों को नहीं पता वो यही करते हैं गलती, और इसी में उनको दिक्कत होती है। तो मैं ये बात कर रहा था केपेबल और डिस्टिंग्विशिंग की। जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, और वो अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखी है कि कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ द गुड्स इज कंसिडर्ड इनहेरेंटली नॉट केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग। तो मान लीजिए मैं ऐसे समझाऊं कि कोई भी प्रोडक्ट है, और आप कह देते हैं, हर कोई बंदा अपने प्रोडक्ट को डेफिनेटली खराब नहीं कहेगा, यही कहेगा ये बेस्ट है या दी बेस्ट है। तो आप अपने प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब वो 100% एक्यूरेट है, 100% प्योर है, 100% फिट फॉर कंजम्पशन है, जो भी नाम दे दीजिए, तो इस ये ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। उसने बोला ये जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसके बेसिस पे ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, बिकॉज ये तो हर प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। तो फीचर्स के बेसिस पे कभी भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। फर्दर यहाँ पे ये बात करी गई है कि जहाँ पे ट्रेडमार्क जो है वो फर्दर हमें ये भी देखना होगा कि जिसको भी ट्रेडमार्क मिले वो डेफिनेटली ये ठीक है कि उसका एक्सक्लूसिव राइट उस नाम पे हो जाएगा, वो उस नाम को सिर्फ और सिर्फ वही उस नाम को यूज कर सकता है। बट ये भी देखना पड़ेगा उस नाम को यूज करके वो मिसयूज ना करे। यूज एंड मिसयूज ये दो अलग अलग बातें हैं। यूज ये है कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं और आप भी डेफिनेटली उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस करेगा डेफिनेटली वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि ही और शी वांट्स टू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। पर अगर यहाँ पे मिसयूज शुरू हो जाएगा, यानी आप ट्रेडमार्क अपना लगा रहे हैं बट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वहां पे बेच रहे हैं उस ट्रेडमार्क के अंदर, तो डेफिनेटली वो चीज गलत मानी जाएगी। फर्दर यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि दो चीजें इतनी जो समरी अभी हमने बात करी, बेसिक बात करी, उसका जो क्रक्स निकल के आता है वो ये कि जो भी ट्रेडमार्क होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैंने पहले भी बताया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड हो, यानी कुछ ऐसा जो मार्क की डेफिनेशन में आए जिसको पेपर पे बनाया जा सके। अभी हम ये कह रहे हैं बिकॉज अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे ही आगे जाएंगे आप जो ये चीज है जो अभी हम कह रहे हैं इससे थोड़ा अलग हो जाएगी। आपको शायद ये पता होगा या हो सकता है नहीं, कि बहुत सारी कंट्रीज में, बाहर की विच इज फॉरेन कंट्रीज में, साउंड एज वेल एज स्मेल का भी ट्रेडमार्क मिलता है। साउंड का भी ट्रेडमार्क मिलता है एंड स्मेल का भी ट्रेडमार्क मिलता है, बट इंडिया में अभी ये नहीं है। इंडिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का ट्रेडमार्क मिलता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पेपर फॉर्म। डेफिनेटली साउंड आप पेपर में नहीं कर सकते और स्मेल डेफिनेटली पेपर में नहीं लाई जा सकती। सो इन सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेडमार्क जो है वो इंडिया में अभी कुछ लिमिटेड चीज़ों पे है, बट क्योंकि अब इंडिया ट्रिप्स का मेंबर बन गया है, सो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका एरिया जो है मार्क की डेफिनेशन फिर से अमेंड होगी और फर्दर चीज़ें इसके अंदर लाई जाएंगी। तो सबसे पहला कुछ ऐसा होना चाहिए ट्रेडमार्क जो मार्क की डेफिनेशन में फॉलो, फिर ऐसा होना चाहिए जिससे एक से दूसरा प्रोडक्ट जो है वो डिस्टिंग्विश हो सके कि कौन सा प्रोडक्ट कंपनी ए का है और कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बी का है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जिससे कि ट्रेडमार्क जो है वो एक दूसरे के ब्रांड्स में कंफ्यूजन ना लेके आए। जो इंडिविजुअल या जो भी और इंसान कोई सामान लेने आया है
जितने पैसे वो दे रहा है और जो ब्रांड का सामान वो लेना चाहता है उसी को वो ही सामान मिले। ऐसा ना हो वो पैसे तो पूरे दे बट उसे सब स्टैंडर्ड ब्रांड का सामान दिया जाए जस्ट बिकॉज कि वो कंफ्यूज हो चुका है कि जो प्रोडक्ट वो लेने आया था और जो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है क्या वो दोनों सेम है या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेसिस पे मार्क जो होगा सेकंड वाला पॉइंट डिस्टिंग्विश, ये एक्चुअली यहाँ पे एंटर किया गया है। तो जब फर्दर बात करते हैं ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल की, सो आई थिंक हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो ट्रेडमार्क है यूजली इट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। जब लाइफ टाइम इन द सेंस कंपनी है तो जब तक कंपनी बंद नहीं होगी, या कंपनी अगर चाहे तुम्हें किसी को असाइन कर सकती है। बट ट्रेडमार्क अपने आप में जैसे कि पेटेंट है या कॉपीराइट है कि कुछ साल के बाद वो अपने आप खत्म हो ही जाएंगे। जैसे कि पेटेंट इज ओनली वैलिड फॉर 20 ईयर्स, चाहे खुद यूज़ करिए चाहे असाइन करिए चाहे मत यूज़ करिए, जो भी इनमें से करिए पेटेंट 20 साल तक ही चलेगा। ऑन द अदर हैंड on usual basis copyright is valid for lifetime plus 60 years after the death of the author. Now जब मैंने 60 years की बात करी, दो ये कॉपीराइट का टॉपिक नहीं है बट डेफिनेटली कॉपीराइट का चैप्टर राइट बैक है इसके एकदम इसके बाद है। तो याद ये आपको दिला दूं अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है मेरा जो वीडियो रिकॉर्डेड है। तो कॉपीराइट जब हम कहते हैं कि 60 साल के लिए वैलिड है लाइफ टाइम प्लस 60 years आफ्टर डेथ, ये एक नॉर्मल बात है। वहां पे हम पढ़ेंगे बहुत सारे केसेस में दिस इज ओनली वैलिड फॉर 50 years। सो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वो बात कर रहे हैं। बट ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क 10 साल के लिए इनिशियली आपको मिलेगा। हाउएवर आप फिर चाहें तो 10 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं और फिर 10 साल के लिए, तो जितनी बार चाहें आप बार बार 10-10 साल के लिए रिन्यू इसको करा सकते हैं। जो रिन्यूअल फीस होगी वो डेफिनेटली आपको देनी पड़ेगी। कैन बी रिन्यूड can be the application for renewal can be filed 6 months before the expiry of the validity। यानी मान लीजिए आपने 2000 इन द ईयर 2000 आपने ट्रेडमार्क लिया तो 2010 तक ये ट्रेडमार्क चलेगा। तो 2010 के जून के आसपास, जून जुलाई ऐसे कुछ आप चाहें, और बेटर यही रहेगा कि हम यही करें। तो 2010 इन जून जुलाई समवेयर नियर दैट हम अगले 10 साल के लिए फिर से ट्रेडमार्क रिन्यूअल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल शुरू होने के बाद हम पैसे देंगे, ऑब्वियसली एडवांस में ये अमाउंट हमें जमा करना होगा। याद ये भी रखें कि हमें रिन्यूअल फीस रेगुलरली पे करनी है। अगर रिन्यूअल फीस रेगुलरली पे हमने नहीं करी तो डेफिनेटली हमारा ट्रेडमार्क लैप्स हो सकता है। फिर इसके अलग कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि दोबारा से पब्लिश होगा, फिर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पे आ सकती हैं, तो उसको लैप्स ना होने दें, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जब हम फर्दर बात करते हैं तो आई थिंक यहाँ पे ये भी है कि ट्रेडमार्क जो है यूजुअली जब आप फीस रिन्यूअल की दे रहे हैं तो आप समय पे दें, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। बट अगर आप चाहें और रिक्वेस्ट करते हैं कंट्रोलर से, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन, वो आपको 6 मंथ्स तक का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं फॉर एनी रीज़न। अगर आपके पास अभी अमाउंट नहीं है या मे बी किसी भी वजह से अभी आप पे नहीं कर सकते तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलने के प्रोविजन यहाँ पे बनाए गए हैं। बट ये अपने आप एक्सटेंशन हमें मान नहीं लेना है कि मिल ही जाएगा, ये डेफिनेटली कंट्रोलर से परमिशन के बाद ही एक्सटेंशन जो होगा वो वैलिड होगा। प्लस यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो केस लॉ भी है, कंसोलिडेटेड फूड्स कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रेंडन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, की प्रायोरिटी जो है इन एडॉप्शन एंड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज सुपरियोरिटी टू रजिस्ट्रेशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक्चुअली हुआ क्या, मैं एक इलस्ट्रेशन से मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और उसमें मैं ये कहता हूँ कि देयर इज अ ट्रेडमार्क, विल जस्ट कॉल इट एज कोका कोला जस्ट फॉर एन इंस्टेंट। ये मैं डेफिनेटली एक जनरल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी और लिख सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई एक इंडिविजुअल था जो कोका कोला के नाम से अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता था, बट ये ट्रेडमार्क उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया था, ठीक है। और पिछले 20 साल से वो ये डेफिनेटली कर रहा है। तो जो भी ईयर है आज उससे बेसिकली 20 ईयर्स बैक चले जाइए, तो पिछले 20 साल से वो ये काम कर रहा है, इंडिया में ये काम वो कर रहा है, और पिछले 20 साल से सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बेच रहा है 20 ईयर्स से। बट ये ट्रेडमार्क जो कोका कोला है ये सॉफ्ट ड्रिंक या बेवरेजेस की कैटेगरी में आता है, बट उसने रजिस्टर्ड नहीं कराया, यानी अनरजिस्टर्ड है। अब और जो इसका ओनर है एक्चुअली उसका नाम है ए। तो बी देखता है कि भाई एक कोका कोला ट्रेडमार्क है और काफ़ी फेमस हो चुका है, बहुत गुडविल बन चुकी है लास्ट 20 साल से ये मार्केट में है, तो सब्सटैंशियल गुडविल है, लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। पर द गुड थिंग इज, जो बी सोच रहा है, द गुड थिंग इज कि ए ने अभी तक ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं कराया। सो दिस ट्रेडमार्क डेफिनेटली इज नॉट रजिस्टर्ड। ये डेफिनेटली जो बी है उसको ये पता चल जाता है। तो बी क्या करता है, कोका कोला का जो ट्रेडमार्क है उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर देता है कंट्रोलर के पास कि भाई मुझे ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है।
और जैसे कि आप जानते हैं, अभी मैंने बोला भी और आई थिंक आपको दिखाया भी कि इन इंडिया द ट्रेडमार्क सिस्टम बेसिकली वर्क्स फॉर द फर्स्ट टू फाइल, यानी जो सबसे पहले ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन फाइल करेगा उसका ट्रेडमार्क हो जाएगा। राइट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो ए ने रजिस्टर नहीं कराया ट्रेडमार्क, 20 साल से यूज कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का काम करता है। बी ने देखा कि 20 इयर्स ऑब्वियसली हो चुके हैं, तो बी ने देखा कि भाई कोका कोला बहुत एस्टैब्लिश ब्रांड हो चुका है और ट्रेडमार्क एक्ट तो ये कहता है कि जो सबसे पहले ट्रेडमार्क फाइल करेगा उसको मिलेगा। तो अब बी कहता है कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं जाके इसके लिए ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल कर देता हूं। तो डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन मैं पहले कराऊंगा, फर्स्ट टू फाइल तो मैं कर रहा हूं पहले, तो डेफिनेटली मुझे ही ट्रेडमार्क मिलेगा, सारी गुडविल मेरी हो जाएगी। तो उस चीज का यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है कि जो हम फर्स्ट टू फाइल कह रहे हैं ये जनरल बेसिस पे है, बट अगर किसी ने ऑलरेडी सब्सटैंशियल गुडविल बना ली है ट्रेडमार्क को यूज करते हुए, बट वो अनरजिस्टर्ड है, यानी उसने ट्रेडमार्क फॉर एनी रीजन करा लेना चाहिए था, ये बात ठीक है, बट उसने नहीं रजिस्टर्ड कराया अगर ट्रेडमार्क, तो इसका कोई इश्यू नहीं बनेगा। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया ट्रेडमार्क और बहुत समय से वो यूज कर रहा है और काफी गुडविल बन चुकी है, उसी को ही मिलेगा अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, किसी और को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। विच मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा प्रायोरिटी इन एडॉप्शन एंड यूज ऑफ ट्रेडमार्क इज सुपीरियर। प्रायोरिटी इन एडॉप्शन यानी जो सबसे पहले यूज करेगा ट्रेडमार्क उसी को ट्रेडमार्क मिलेगा, रादर देन कोई ये सोचे कि भाई उसने 20 साल से रजिस्टर नहीं कराया तो चलो मैं रजिस्टर करा लेता हूँ ट्रेडमार्क, सारी गुडविल जो उसकी थी वो मेरी हो जाएगी एकदम से। वही कह रहे डेफिनेटली तो इंटेंशन ही फ्रॉड की है, ये नहीं हो सकता। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फर्स्ट टू फाइल सिस्टम अपनी जगह ठीक है, बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल को भी जरूर कंसिडर करिएगा और ये केस लॉ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूरा की पूरी जो फर्स्ट टू फाइल सिस्टम है वहां पे अभी तक हमने उसके बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करी, सिर्फ समझाया मैंने उसका मतलब, बट यहाँ हमें ये भी समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टू फाइल सिस्टम के एक्सेप्शंस भी हैं, तो आई थिंक इन पे भी हमें ध्यान देना होगा। फर्दर ये कहा गया कि जो ट्रेडमार्क को ऑब्टेन करने में खर्चा आएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा गया वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आई थिंक हम सभी को पता है दो तरीके के खर्चे होते हैं, अगर मैं जस्ट नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो उन्होंने बोला कि रेवेन्यू खर्चा का पार्ट नहीं होगा, कैपिटल यानी जहां पे फिक्स एसेट्स वगैरह में जो खर्चा होता है ये उसी का पार्ट माना जाएगा और डिडक्शन इनकम टैक्स में क्लेम करी जा सकती है। फर्दर एक और रामदेव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अरविंद भाई राम भाई पटेल। क्लैरिफाई कर दूं कि रामदेव वो पतंजलि वाले रामदेव नहीं है, ये दूसरे रामदेव है, क्योंकि जब ये केस हुआ 2006 में तो शायद उस समय आई डोंट नो, बट उस समय तो इतना पॉपुलर पतंजलि या रामदेव का ब्रांड नहीं था जितना वो आज 2019 में ऑब्वियसली हो चुका है। तो रामदेव फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अरविंद भाई राम भाई पटेल का ये केस हुआ। इस केस में सिर्फ यही कहा गया जो हमने पहले भी कहा है कि ट्रेडमार्क से ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस आए, वो डिस्टिंक्टिवनेस आए, वो समझ सकें, और ना कि ये कि वो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो लिखा था एपेक्स कोड, एपेक्स मतलब द हाईएस्ट कोड और हाईएस्ट ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, held that registration of trademark is invigate मतलब प्रमोट किया जाता है टू रिमूव एनी कंफ्यूजन, किसी के माइंड में ना रहे कंफ्यूजन। इफ thus the goods are sold which are produced from two sources, the same may lead to confusion in the minds of the consumer. In given situation it may also amount to fraud to the public। होगा ही ना फ्रॉड भाई, क्योंकि पब्लिक तो ये सामान खरीद रही है। मान लीजिए पब्लिक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पब्लिक तो ब्रांड ए का सामान खरीदने आई है और ब्रांड ए के भी पैसे दे रहे हैं आपको, बट आपने क्या किया है कि एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम ले आए हैं, उसमें हमने ब्रांड ए का स्टिकर चिपका दिया। ब्रांड ए का प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी ने नहीं बनाया प्रोडक्ट, बट हम क्या कर रहे हैं कि कहीं से हमने वैसे ही प्रोडक्ट बनवा लिया और उसके बाद ब्रांड ए का स्टिकर जो है वो उस पर चिपका दिया। तो आई थिंक ये डेफिनेटली पब्लिक में एक ऐसी चीज है जो उन्हें कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि जब आपने स्टिकर चिपका दिया तो इससे ज्यादा आई मीन बात ही खत्म हो गई ना। फिर कोई कैसे शायद ही कोई होगा जो पहचान पाएगा कि ये जेन्युइन है और ये जेन्युइन नहीं है। तो आई थिंक यही बात यहाँ पे भी करी जाती है। आप देखते हैं बहुत बार ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं लोग, गलत नहीं सही है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बट जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन उठता है कि अलग अलग जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत बार आपको सामान वो जब बेचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, तो वो कैसे करते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि वो बहुत मेजॉरिटी केसेस में, कुछ केसेस में टीवी में प्रूफ भी दिखाया गया कि ये गलत था, उन्होंने नकली ही सामान बेचा था और बिल एक तरीके से आपको असली दे दिया था। जब सर्विस सेंटर गए तो पता चला इस तरीके का तो प्रोडक्ट कंपनी ने कभी निकाला ही नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट क्या हमेशा होती है? आंसर इज नो। बट एक दो बार भी अगर हो रही है तो फ्रॉड तो हो ही रहा है ना डेफिनेटली पब्लिक के साथ। तो यहाँ पे यही बात करी गई कि डेफिनेटली ये गलत है, और अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो ये स्टैट्यूटरी रेमेडी यानी उसके पास राइट है कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन मांग सकता है।
और कोई भी दो बंदों को एक जैसा ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा जब तक अनटिल अनलेस किसी आप ऐसे कह दीजिए स्पेसिफिकली कंट्रोलर से इसके बारे में लाइसेंस ना लिया गया हो। ये सिर्फ तभी हो सकता है कि मान लीजिए मैं भी 5 साल से एक प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और आप भी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं कोको कोला का जो प्रोडक्ट है, सामान मैं बना के बेच रहा हूँ कोको कोला ब्रांड नेम के अंदर नॉर्थ इंडिया में। आप कोको कोला जो है वो बेच रहे हैं साउथर्न इंडिया में। हमारा आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ना मैं और आप यानी ए और बी, ना ए बी को जानता है ना बी ए को जानता है, कोई कनेक्शन नहीं है। दोनों अलग अलग पार्ट्स में ऑपरेट कर रहे हैं, एक कश्मीर में है, कन्याकुमारी में है। सो नॉर्थ एंड साउथ बहुत अलग अलग है, नहीं जानते। तो जब एक दूसरे को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हुई, दोनों कोर्ट गए तो कोर्ट ने बोल दिया ठीक है भाई, क्योंकि दोनों ही इतने समय से यूज कर रहे हैं ये ट्रेडमार्क, तो ये कह देना कि नहीं ए बस तुम्हारा ही अब राइट होगा और बी आप नहीं यूज कर सकते ये चीज, या फिर ये कह देना कि बी नहीं अब आपका ही राइट है, ए नहीं यूज कर सकता, ये थोड़ा हार्श हो जाएगा। इसलिए कोर्ट क्या करेगा, एक ही ट्रेडमार्क को, कोको कोला वाले ट्रेडमार्क को जो कि अभी तक अनरजिस्टर्ड है, उसको ये कह देगा कि दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट एक इस टेरिटरी में करेगा तो दूसरा दूसरी टेरिटरी में करेगा, दूसरे एरिया में करेगा। बट ऐसे एग्जांपल्स काफी कम होंगे, जनरली एक ही बंदा एक ट्रेडमार्क को यूज कर सकता है। नाउ जब हम बात करते हैं, हमने कुछ देर पहले बात भी करी कि इंडिया में क्योंकि एक जो अच्छी चीज़ है वो ये कि अगर आपको किसी चीज़ के अगेंस्ट कुछ दिक्कत है तो आप उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, आप देखिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है एनी पर्सन। कुछ देर पहले मैंने एनी पर्सन की डेफिनेशन के बारे में आपसे बात भी करी, तो उसको जरूर रेफर करिए। एनी पर्सन में यूजली एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका इसमें क्या इंटरेस्ट है। हो सकता है उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, ना ही वो कोई लाइसेंसी हो, ना ही उस आपकी कंपनी में वो काम करता हो, किसी भी तरीके से उसका रिलेशन आपके साथ होना ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता है एक इंटेंडेड कस्टमर हो, या कस्टमर भी नहीं है तो हो सकता है एक जनरल पब्लिक का मेंबर हो, एक आम इंसान हो जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोडक्ट से, बट उसको लगता है कि ये गलत है तो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ एसेंशियल कंडीशंस निकाली हैं कि ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो जिस हिसाब से अगर आपको याद हो TM1 जो था ट्रेडमार्क का, वो हम फाइल कर रहे थे और उसकी जो यहाँ पे फीस मेंशन थी 2500 वो हम दे रहे थे। इसी तरीके से अगर किसी को ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो अगर आपको याद हो पेटेंट में फॉर्म 14 है, जबकि यहाँ पे TM विच इज ट्रेडमार्क फॉर्म नंबर 5 है, और जो भी ऑब्जेक्शन फाइल करेगा उसको फीस देनी पड़ेगी विच इज 2500 की फीस एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी। प्लस ये जो ऑब्जेक्शन होगा ये अप्रोप्रिएट ऑफिस में फाइल होगा। अप्रोप्रिएट ऑफिस वही है जहाँ पे आप जो भी ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है वो प्रिंसिपल प्लेस है उसका, या वर्क फॉर गेन करता है, वो अप्रोप्रिएट ऑफिस है। ये भी मेक श्योर कर लेना होगा कि जब आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं तो आप एक इंडिया का एड्रेस दें। अगर आप इंडियन के नेशनल हैं, इंडिया में रहते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप फॉरेनर हैं और ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं ट्रेडमार्क के अगेंस्ट जो कि ट्रेडमार्क इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो बीइंग अ फॉरेनर आपको एक इंडियन एड्रेस देना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद का इंडियन एड्रेस नहीं है तो अपने एजेंट का भी एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं फिर जहाँ पे एजेंट का ऑफिस होगा वही आपका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। और जब आप नोटिस ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, ऑपोजिशन या ऑब्जेक्शन कुछ भी आप कह सकते हैं दोनों में से, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको उसके साथ फाइल करनी होगी, और उन चीज़ों की लिस्ट जो है वो यहाँ पे दी गई है। क्या क्या चीज़ें हमें फाइल करनी होगी ऑब्जेक्शन के साथ साथ, बिकॉज देखिए ऑब्जेक्शन जब हम कर रहे हैं तो किसी के तो अगेंस्ट हो रहा होगा ना, कोई ट्रेडमार्क होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट विच ऑपोजिशन इज एंटर्ड, उसके बाद है इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर मार्क। तो इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है, जो पॉइंट नंबर ए में 3 दिए हुए हैं, ये पॉइंट नंबर ए इस कैटेगरी के हैं कि सिर्फ अभी एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की सामने वाले ने फाइल करी है, यानी ए ने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करी है और बी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। ए को ट्रेडमार्क मिला नहीं है अभी, बट जो बी है, बी पॉइंट्स में अर्लियर मार्क का मतलब ये है कि ट्रेडमार्क ए को मिल चुका है और उसके बाद जो बी है वो B, C, D कोई भी वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। ये दोनों में फर्क है। तो पहले में सिर्फ अभी एप्लीकेशन प्रोसेस होनी स्टार्ट हुई है, ट्रेडमार्क मिला नहीं है, बट सेकंड वाले में ऑब्वियसली ट्रेडमार्क मिल चुका है। तो फर्स्ट वाले में क्या क्या चीज़ें हम साथ में अटैच करेंगे, एप्लीकेशन का नंबर बताएंगे, जिससे कि जब कंट्रोलर के सामने हमारी एप्लीकेशन जाए तो उन्हें पता चले किस एप्लीकेशन के रेफरेंस में हम ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। प्लस ये भी बताएंगे कि जो गुड्स हैं वो कौन सी कैटेगरीज में, आपको याद होगा अलग अलग क्लासेस में गुड्स एंड सर्विसेज बटे हुए हैं, ऑल टुगेदर 45 क्लासेस हैं, तो कौन सी क्लास के अंदर वो चीज़ है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली जो एप्लीकेंट है उसका नाम क्या है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी होंगी। बट क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है तो ऑब्वियसली अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में है, तो कम इन्फॉर्मेशन से भी काम चल जाएगा। एक बार एक ट्रेडमार्क इशू हो चुका है तो अब उसका
जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम में पहुंच चुकी है, तो अब उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ट्रेडमार्क अब रजिस्टर्ड है उनमें सब में ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही कहना पड़ेगा कि जो ट्रेडमार्क है एक्चुअली उसका स्टेटस क्या है इस समय। तो बेसिकली वेयर द ऑपोजिशन इज बेस्ड ऑन द अर्लियर मार्क अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट एंड एन इंडिकेशन द स्टेटस मतलब क्या वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, क्या वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल ए के नाम पे रजिस्टर्ड था तो क्या ए ने उसको अब असाइन कर दिया है। क्योंकि आपको याद होगा पेटेंट में भी हमने ये बात करी थी कि अगर हम पेटेंट में हमने बात करी थी कि अगर हम पेटेंट को असाइन करेंगे तो हमें कंट्रोलर को बताना होगा। यही ट्रेडमार्क में भी है कि अगर आप ट्रेडमार्क अपना जो है वो किसी और को असाइन करते हैं तो आपको कंट्रोलर को बताना होगा। तो यहाँ पे वही स्टेटस क्या है, रजिस्टर्ड है, रिवोक्ड है, सस्पेंडेड है या असाइंड है, क्या स्टेटस है उस ट्रेडमार्क का, ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो क्या है, कौन सी डेट को फाइल किया गया था। प्लस ये भी बताना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्शन जो हम कर रहे हैं क्या ये किसी वेल नोन ट्रेडमार्क के अगेंस्ट है। वेल नोन ट्रेडमार्क वो ट्रेडमार्क्स होते हैं जिनको प्रायोरिटी या प्रोटेक्शन काफी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ट्रेडमार्क। अगेन चैप्टर 1 को रेफर इस चैप्टर की 7 चैप्टर की पार्ट 1 की वीडियो को रेफर करिए, वहां पे मैंने समझाया है कि वेल नोन ट्रेडमार्क कैसे और क्या होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्शन में या जिस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट हम ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज में वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा हमें कि जो ट्रेडमार्क जिसके बारे में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं इज हैविंग रेपुटेशन, क्या उस ट्रेडमार्क की कोई रेपुटेशन है, और अगर है रेपुटेशन तो कहाँ पे है, कौन कौन से एरियाज में है, ये चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। आई थिंक इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो ट्रेडमार्क के ऑपोजिशन का प्रोसीजर है फॉर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वो ज्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा डिटेल्ड है एज कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। क्योंकि कुछ पॉइंट्स तो आई थिंक अपने आप ही समझ में आ रहे होंगे, जो वेल नोन ट्रेडमार्क है और ट्रेडमार्क की रेपुटेशन ये तो तभी बनती है जब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है यूजुअली। अब ट्रेडमार्क अभी तो हमने एक नाम सोचा ही है, तो कल तो रेपुटेशन उसकी बन नहीं जाएगी, उसमें समय लगेगा। तो इसीलिए ये पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है, जबकि इन वाले पॉइंट्स के अंदर ट्रेडमार्क अभी सिर्फ फाइल किया गया है, उसकी एज सच कोई रेपुटेशन अभी तक मार्केट में नहीं बनी है। फिर हमें यह भी बताना होगा कि जिस ट्रेडमार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी कहा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी या क्लास के अंदर वो फॉल करता है, जिससे कि इजीली उसको आइडेंटिफाइड किया जा सके। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीसरा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ, तो एक तो ये हमने बता दिया कि भाई ट्रेडमार्क जो है वो अभी एप्लीकेशन उसकी फाइल्ड हुई है, उसके अगेंस्ट हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। एक ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन वो क्राइटेरिया है जहां पे ट्रेडमार्क ऑलरेडी मिल चुका है तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्शन ट्रेडमार्क के अगेंस्ट ना करके उस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं जिसने की ट्रेडमार्क फाइल किया है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे। यहाँ पे ट्रेडमार्क से हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो ट्रेडमार्क है वो गलत है, ऐसा नहीं हम कह रहे। जो ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है बी, वो ये नहीं कह रहा कि जो ट्रेडमार्क है वो गलत है, वो मार्क नहीं है या वो कंफ्यूजिंग है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है जिसने ट्रेडमार्क फाइल किया है वो इंसान ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में, ऑपोजिशन इज एंटर्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द अर्लियर ट्रेडमार्क, हिज नेम एंड एड्रेस। तो बताइए किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे रहता है, क्या उनका नाम है। फिर ये भी बताना पड़ेगा अगर वो जो ट्रेडमार्क है वो किसी जो इंडिविजुअल है जिसके बारे में आप इल्जाम लगा रहे हैं, क्या उन्होंने ट्रेडमार्क किसी और को असाइन किया हुआ है, कोई और है इसका यूजर इस समय, अगर कोई और है तो उनका क्या नाम है और वो कहाँ पे रहते हैं। जब हम नाम और कहाँ पे रहने की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट एड्रेस आपसे डिमांड नहीं करी जा रही, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर वो ट्रेडमार्क जो है वो ऑपोजिशन एज एंटर्ड बाय द सक्सेसर, सक्सेसर मतलब ये कि मान लीजिए एक जॉइंट एप्लीकेशन थी बिटवीन ए एंड बी, बी की डेथ हो गई, तो जो बी का सक्सेसर है वो अब ए के ऊपर केस फाइल कर रहा है कि भाई ये ट्रेडमार्क आप अपने नाम पे नहीं चला सकते, इस पे मेरा मतलब ऑब्वियसली बी की अगर डेथ हो गई है तो जो उनके सन या डॉटर है उनका भी उतना ही हक है इस ट्रेडमार्क पे जितना ए के नाम पे। तो ये एप्लीकेशन सिर्फ ए के नाम पे नहीं चल सकती, ए एंड जो बी का सर्वाइवर है उन दोनों के नाम पे एप्लीकेशन चलेगी। और जो अगर ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है वो इंडिया में नहीं है तो डेफिनेटली एक इंडिया का एड्रेस भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जिस तरीके से एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे हैं और जब तक इंडिया का एड्रेस नहीं देंगे एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी, ऐसे ही जब तक आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं और इंडिया का एड्रेस नहीं देंगे ऑब्जेक्शन फाइल करते समय, तो जब तक आप वो एड्रेस नहीं देंगे ऑब्जेक्शन भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा। देखिए जब ये इतना सब कुछ हो गया कि ऑपोजिशन वगैरह, तो डेफिनेटली इस बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए कि कौन से ऐसी वजहें हैं जिसकी बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्शन ट्रेडमार्क के बेसिस पे फाइल कर सकता है। क्योंकि
आपने अगर नोटिस किया हो तो देखा होगा ऊपर जो हमने बात करी है विच इज ऑल दिस कि भाई कौन ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है और कौन सी स्टेज पे, इसमें कोई रीजन के बारे में बात नहीं करी गई है कि रीजन क्या है। तो उसका आंसर यहाँ पे यही लिखा है कि उसको रीजन देने की जरूरत भी नहीं है। लिखा है कि जब हम नोटिस को ऑब्जेक्शन, मैं ऐसे बोलूँ कि ऑब्जेक्शन के लिए नोटिस फाइल कर रहे हैं तो आपको डज नॉट रेफर द ग्राउंड, कोई ग्राउंड देने की जरूरत है ही नहीं उसके अंदर। ये आप खुद बाद में डिसाइड कर सकते हैं। जो भी ग्राउंड्स होंगे जिन बेसिस पे आपने अपोज किया होगा वो अपनी मर्जी से नहीं आप ला सकते, उसकी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। हाँ ये ठीक है कि वो जो लिस्ट दी गई है वो एक इंक्लूसिव लिस्ट है, यानी वो तो है ही है सारे ग्राउंड्स, उसके अलावा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन ऑफ अ केस। बट जनरली उस समय जब हम ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं उस समय हमें सिर्फ TM5 along with the fees and supporting document जो अभी अपने ऊपर पड़ा वो देने की जरूरत है। रीजंस क्या होंगे वो डेफिनेटली हम लोग जब सुनवाई होगी, जब केस की हियरिंग होगी तब वहीं पे ऑन स्पॉट दे सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि ये सेक्शन 21 which provides for notice of opposition does not refer any ground on which the opposition may be filed, the opponent is thus at liberty कि वो जो चाहे ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। however obviously वो जेन्युइन होने चाहिए। फर्दर बात अगर हम करें तो ये लिखा गया है कि ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस बात पे ही सिर्फ रिफ्यूज नहीं किया जाएगा कि सेक्शन 11 के अंदर या सेक्शन 11 सब सेक्शन 5 के अंदर जो बातें लिखी हैं उस पर ट्रेडमार्क रिजेक्ट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसा यहाँ पे नहीं दी हुई है, बट इसका सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि जब हम ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन के बेसिस पे कोई बात सुनेंगे बीइंग कंट्रोलर और डिसाइड करेंगे, तो हमें देखना होगा कंट्रोलर को उस समय कि जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं वो जेन्युइन हो और उसी के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाए। कंट्रोलर अपने डिस्क्रिशन का यूज यहाँ पे करेगा, बट डेफिनेटली जो रूल्स हैं जो एक्ट्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने डिस्क्रिशन का यूज करेगा। नाउ दो तरीके से रिफ्यूजल यूजुअली होगा, एक होंगे एब्सोल्यूट ग्राउंड्स और एक होंगे रिलेटिव ग्राउंड्स, जो कि अभी नीचे आएंगे, इनकी डिटेल मीनिंग आएंगे। बट एक लिस्ट उससे पहले यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन से ग्राउंड्स जनरली हो सकते हैं। सबसे पहला ग्राउंड यही है जो आई थिंक हम सबसे पहले बात भी करते आ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है ट्रेडमार्क के अगेंस्ट वो ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव नहीं है और एक तरीके से डिस्टिंक्टिव मतलब सेपरेट नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। ऐसे लग रहा है कि वो किसी जो एक कंपनी है उसी का ही एक दूसरा प्रोडक्ट है, लग ही नहीं रहा है कि वो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर। जो ट्रेडमार्क जो वर्ड जो यूज किया है आपने, ट्रेडमार्क का मैकडॉनल्ड्स यूज किया है, जो भी ट्रेडमार्क के लिए वर्ड यूज किया है वो एक ऐसा वर्ड है जो अब ऑर्डिनरी यूज में आने लगा है। तो उसमें डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेडमार्क का अगर राइट हम किसी को दे देते हैं, बीइंग कंट्रोलर अगर आप तय करते हैं कि किसी को आप ट्रेडमार्क दे रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि वो वर्ड कोई और यूज नहीं कर सकता। पर अगर वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज करे जाने वाला वर्ड है तो डेफिनेटली उसके लिए ट्रेडमार्क नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसा है ट्रेडमार्क जिसको ग्राफिकली अगर आपको याद हो, मतलब ये कि हम पेपर पे नहीं लिख सकते। मैंने कुछ देर पहले भी ये रेफर किया कि इंडिया में अभी ये प्रोविजंस नहीं है, आने वाले समय में शायद आ जाएंगे तो ये हट जाएगी चीज। बट अभी तो यही है, जो चीज हम पेपर और शीट पे बना सकते हैं वही ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल साउंड एंड स्मेल, डेफिनेटली ये ट्रेडमार्क बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है बट डेफिनेटली इंडिया में अभी फिलहाल ये नहीं है। और फोर्थ वाला पॉइंट कुछ ऐसी बात करता है जो फर्स्ट वाला पॉइंट कर रहा है, बस वर्ड्स थोड़े से यूज है। ट्रेडमार्क जो है उसके अंदर कोई डिस्टिंक्टिवनेस यानी अपना कोई सेपरेट कैरेक्टर नहीं है। मतलब अगर उसको किसी और के साथ रख दिया जाए तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा पहचानना कि कौन सा सामान जो है वो ऐसा ही लगेगा उन दोनों सामान को देखे कि ये एक ही कंपनी का सामान है, जबकि रियलिटी ये है कि ये एक जो है दो में से एक प्रोडक्ट कंपनी ए का है जबकि दूसरा प्रोडक्ट कंपनी बी का है। पर जो कंपनी बी के प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि लोग जब आए और उन्हें देखें तो उन्हें लगे ये तो कंपनी ए का ही प्रोडक्ट है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो भी ट्रेडमार्क आपको नहीं मिल सकता। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है कि अगर, जो मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, क्वालिटी की 100% जेन्युइन, 100% एक्यूरेट, फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन चीजों का कोई ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता बिकॉज ये एक क्वालिटी है चीजों की, तो क्वालिटी पे कभी भी ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। प्लस फर्दर अगर बात करें तो बात ये करी गई है कि जो ट्रेडमार्क के बारे में आप डिमांड आज करने आए हैं, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आपने दी है, ऑब्जेक्शन इस बेसिस पे रेज हो रहा है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये करंट लैंग्वेज जो भी डेफिनेटली इंडिया में यूज हो रही है, लिखा था ट्रेडमार्क consists exclusively of the marks or indicate which have become in the current language or in bona fide, obviously means good intention and established practice of the trade may refer to generic name। generic मतलब वही कि जो करंट लैंग्वेज अभी इंडिया में चल रही है या उस एरिया में चलती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जहां पे भी ये ट्रेडमार्क फाइल हुआ है वहां लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बड़ा जेनेरिक नाम हो चुका है, तो डेफिनेटली इस पे ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। ट्रेडमार्क ऐसा है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो नहीं मिलेगा।
आप ये देखेंगे जनरली जो भी हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट से सेवेंथ मैंने पॉइंट ऑब्वियसली डिस्कस किए, बट इसके अंदर अगर आप लिखने लगेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट एक एक दो वर्ड ऐड करके पूरा सेंटेंस वो दोबारा से बना रहे हैं। सो टेक्निकली आउट ऑफ 7 हम 4 या 5 पॉइंट ही एकदम सही होंगे जो अपने आप में यूनिक होंगे, बाकी एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं एक आध वर्ड चेंज करा जा रहा है और बात कहीं ना कहीं वही रह रही है। तो इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप समराइज करके लिख सकते हैं या मे भी मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनेशन में आए तो आप लिख दें। ये कुछ अलग है जो हम पढ़ रहे हैं नीचे 8 पॉइंट में कि ऐसा कोई ट्रेडमार्क है अगर दे दिया गया तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हो जाएंगे, या कोई ऐसा ट्रेडमार्क है जिसको जो बोलना है जो लिखना है वो गलत वर्ड है, इंडिया में अलाउड नहीं है, इलीगल है उस वर्ड का यूज करना, तो डेफिनेटली वो भी गलत माना जाएगा। प्लस ये भी हमें देखना होगा कि जो ट्रेडमार्क है जिस चीजों के लिए ऊपर वो दिया जा रहा है, जैसे कि इसमें लिखा है द ट्रेडमार्क इज आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक आ जा रहा है पॉइंट नंबर 10 में कि जो ट्रेडमार्क है वो आइडेंटिकल एंड सिमिलर है, मतलब मे बी मैंने कल और आई थिंक इससे प्रीवियस सेशंस में भी आपसे डिस्कशन किया है कि जब हम पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं वहां पे भी एक आता है कि लिटरल इन्फ्रिंजमेंट एक चीज होती है और एक होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विवेलेंस, जो मैंने आई थिंक पहले भी बात करी है। तो लिटरल में क्या हो रहा था कि वो चीजें लिटरली सेम है, लिटरली सेम इट डज नॉट मीन्स कि एग्जैक्टली सेम है, बट कहीं कहीं सेम चीजें हो रही है। इक्विवेलेंस क्या है? सेम, एकदम सेम, फुल स्टॉप कॉमा हर वर्ड हर सेंटेंस एकदम सेम। तो यहाँ पे भी ऐसे है कि जो ट्रेडमार्क है अगर आपने अलाउड कर दिया कि तो ये गलत इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्शन इसलिए फाइल हो रहा है क्योंकि ये जो ट्रेडमार्क है ऑलरेडी इस जैसा ट्रेडमार्क मार्केट में एग्जिस्ट करता है, और अगर ये ट्रेडमार्क अब अलाउड हो गया तो डेफिनेटली ये गलत होगा, क्योंकि दो ट्रेडमार्क, जब आप ऐसे कह दीजिए एक ही ट्रेडमार्क के दो ओनर नहीं हो सकते, तो अगर कोई ट्रेडमार्क सिमिलर है तो डेफिनेटली उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिलना चाहिए। फर्दर यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में यही लिखा हुआ है कि जो ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है उसके अंदर अपने आप की कोई स्पेशलिटी नहीं है, अपने आप की कोई पहचान नहीं है, तो उसकी वजह से भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेक्शन 12 है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, सेक्शन 12 में ये बात करी जाती है कि अगर कंट्रोलर चाहे, तो जो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा भी, कंट्रोलर अगर चाहे वो सेटिस्फाइड होता है फॉर द रीजनेबल कॉज बीइंग शोन, तो वो एक ही ट्रेडमार्क के दो ओनर्स बना सकता है। हाउएवर इसके बीच में डिफरेंशिएशन किया जाएगा कि कौन सा ओनर कौन सी टेरिटरी में काम करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट आर नॉट एंटाइटल्ड, यानी अगर ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल देयर इज ऑलरेडी अ ट्रेडमार्क कॉल्ड एज कोका कोला, नाउ ये ए के पास है और बी जो है डेफिनेटली इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है फाइल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन ये रेज कर सकता है ए कि भाई मेरे पास ऑलरेडी ये ट्रेडमार्क है तो आप बी को कैसे ये ट्रेडमार्क दे सकते हो। पर अगर बी ये प्रूव कर दे कि भाई कंट्रोलर ने मुझे स्पेसिफिकली इस चीज के लिए अप्रूवल दिया है, तब बात खत्म हो जाएगी। तो ऑब्जेक्शन तभी तक फाइल हो सकता है जब सेक्शन 12 में अलाउड हो, अगर नहीं है तो इसीलिए हम कह रहे हैं इज नॉट एंटाइटल्ड, यानी कंट्रोलर से हमने अगर परमिशन नहीं ली है कि भाई एक ही ट्रेडमार्क के दो ओनर्स हो सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर दो ओनर्स नहीं हो सकते। और फिर कहा गया जो भी रजिस्ट्रेशन में बात करी जा रही है वो सारी की सारी गलत है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग है। कुछ ही देर पहले मैंने बात आपसे करी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स एंड रिलेटिव ग्राउंड्स। सो आई थिंक इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो बात मैंने अभी तक करी है आई थिंक आपको ये समझ में आ रही होगी, और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड आईपीआर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फिर ये ना भूलें कि आईपीआर जो है डेफिनेटली वो एक सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली न्यू एंड ओल्ड कोर्स में अलग अलग तरीके से बताया गया है, इसका कंटेंट थोड़ा अलग है दोनों कोर्सेज के अंदर, बट जो इसके साथ के सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बीच में ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप उन सब्जेक्ट्स पे मेहनत कर रहे हैं और इस पे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, कई बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है आखिरी में देख लेंगे, ये तो एक ओपन बुक रीडिंग है, बुक ही लेके जाना है, बस बुक खोल के देख लेना है वहां पे, तो ये एक गलत फहमी है आपकी, जो कि आई थिंक प्रूव जब हो जाएगा तो वो हमें ज्यादा बुरा लगेगा। तो बेटर ये होगा कि हम डे 1 से इसको भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी क्लासेस लीजिए या किसी और की, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको उतना ही सीरियसली लीजिए जितना कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव का ट्रेडमार्क कॉपीराइट या पेटेंट नहीं है जो सिर्फ एक चैप्टर हो गया और खत्म हो गया। खुद ही आपके सामने है कि पेटेंट किसने एक्सपेक्ट किया था कि 12 में से 6 चैप्टर्स पेटेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव में भी तो है पेटेंट, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ तो बताया गया होगा डेफिनेटली, पर इतना एक्सटेंसिव यहाँ पे कवर किया गया है। और न्यू कोर्स में जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, इसको और एक्सटेंसिव बना दिया गया है। और इवन न्यू कोर्स में तो आपको पता है एक और सब्जेक्ट आ गया है, 2 पेपर ओपन बुक रीडिंग हो गए हैं, उसका नाम ओपन आई थिंक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है।
तो जो लोग जिस भी सेगमेंट में है, चाहे ओल्ड है या न्यू है, जिस कॉम्बिनेशन में वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे बाकी सब्जेक्ट इसके साथ ड्राफ्टिंग है, चाहे टैक्स है, या जो भी न्यू और ओल्ड कोर्स में बाकी सब्जेक्ट्स हैं इसके साथ, प्लीज जितना फोकस आप उन पे कर रहे हैं उतना इस पे भी करिए, बिकॉज डेफिनेटली तीनों में हम पास होंगे तो ही हमारा ग्रुप जो होगा वो क्वालिफाई होगा। सो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स की बात करते हैं। ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज किया जा सकता है। मैंने कुछ देर पहले भी दो चीजों का नाम लिया था, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्राउंड, और आज उसी के बारे में फर्दर हम लोग बात कर रहे हैं। आप ये भी रियलाइज करेंगे मेरी बात से, जितनी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ अभी आपके साथ, कि मैं जैसे भी अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ या आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, हर टॉपिक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ सिमिलर है। इतनी बात समझ लीजिए ट्रेडमार्क के अंदर कि अगर वो डिस्टिंक्टिवनेस उसके अंदर नहीं है, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता अपने आप को दूसरे प्रोडक्ट से, तो उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अभी तक हम इसको एक ग्राउंड समझ रहे थे ऑब्जेक्शन का, ऑपोजिशन का। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रादर देन एक ग्राउंड इसको एक डेफिनेशन में ले आए हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट ग्राउंड्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि प्रोहिबिशन ऑफ मार्क्स ऑन दोज ग्राउंड। सबसे पहले लिख दिया डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। वही वाली बात फिर से घूम फिर के आ गई कि कोई भी मार्क जो है जिसमें अपने आप की कोई पहचान नहीं है, वो दूसरों से अपने आप को अलग साबित नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली उसको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। प्लस फर्दर यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी ट्रेडमार्क आप फाइल कर रहे हैं, अगर वो कोई ऐसा ट्रेडमार्क है जो अभी हमने ठीक ऊपर पढ़ा, आई थिंक मैं आपको दिखा भी दूं अगर, तो गलत नहीं होगा ये कहना। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यू। अब यही वर्ड्स आप देख लीजिए, एग्जैक्टली यही वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, काइंड, क्वालिटी, इंटेंडेड पर्पस, वैल्यू। बाकी भी उससे मैच होगा। तो बात वही, अगर आपने ग्राउंड सही से समझ लिए तो ये ऑटोमेटिकली आपने सही से समझ लिया। रादर देन आप दो बार मेहनत करें, अगर आप एक ही बार समझ लेंगे तो बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट में ये चीज आ रही है, रिलेटिव में वो आ रहा है। ऊपर के जो 15 या 13 पॉइंट्स हैं उनमें कुछ जो पॉइंट्स है वो एब्सोल्यूट की कैटेगरी में आ रहे हैं और बाकी पॉइंट्स रिलेटिव की कैटेगरी में आ रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। तो पहला पॉइंट एब्सोल्यूट ग्राउंड का कि उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है। दूसरा कि हम जो ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं ये बेसिस पे हम ट्रेडमार्क अपना लिख रहे हैं कि 100, मेरे ट्रेडमार्क का नाम है 100% प्योर। तो वो कह रहा है ये एक तरीके की क्वालिटी है और क्वालिटी के बेसिस पे आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। या अगर आप कहें कि मेरे ट्रेडमार्क का नाम होगा मेड इन इंडिया, तो कह रहा है ये मेड इन इंडिया का ट्रेडमार्क नहीं होगा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया इज नॉट अ ट्रेडमार्क बट दिस इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इसमें भी ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। अगर आप कोई ऐसा ट्रेडमार्क फाइल करना चाह रहे हैं जो अभी देखिए हमने पढ़ा भी था, कस्टमरी हो चुका है, बड़ा नॉर्मल हो चुका है उस लैंग्वेज में जिस जहां पे ये फाइल हो रहा है, उस रीजनल में, उस वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बड़ा जनरल नाम हो चुका है, तो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता। याद रखें जब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, सबसेक्शन 1 विच इज ऑब्वियसली द एब्सोल्यूट ग्राउंड, तो हमें यह भी यहाँ पे याद रखना होगा कि जो कि मैंने पहले भी बात करी, कुछ चीजें तो यहाँ पे एग्जैक्टली इतनी रिपीटेटिव नेचर की हैं कि स्टूडेंट को भी बहुत बार लगेगा भी यही चीज तो मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है। बट फिर भी हम एक एक चीज टॉपिक डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार पूरी बुक का आपको रिवीजन मैं करा दूंगा यहाँ पे। एक बार अगर आप खुद कर लें तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो कि आप फेल हो या आपके कम मार्क्स आए। आई थिंक फेल वाला ऑप्शन तो डेफिनेटली अपनी डिक्शनरी से, डायरेक्टरी से हटा ही दीजिए, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है अच्छे मार्क्स लाना। अब अच्छे कितने लाते हैं, 70 लाते हैं, 60 के ऊपर लाते हैं, 70 के बीच में कहीं लाते हैं, ये एक ऑप्शन जरूर बचता है। ऑब्वियसली द वे वी राइट इस पे डिपेंड करेगा, बट फेल होना तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बुक से ही सब कुछ आना है। हमने बुक इतनी अच्छी तरीके से पढ़ ली, लिटिल एक्सप्लेनेशन समझ ली, सब समझ लिया विद एग्जांपल्स भी, तब तो फिर बात ही नहीं रही ना किसी भी तरीके की कंफ्यूजन की। यही बात यहाँ पे भी लिखी है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कि जब हम बात करते हैं कि ट्रेडर की, तो कोई भी इंडिविजुअल को ट्रेडमार्क दिया जाता है, जो मैंने पहले भी कहा था, तो वो एक्सक्लूसिव राइट है ट्रेडमार्क। बट वो ये ना सोचे कि वो ट्रेडमार्क का मिसयूज करके लोगों को फ्रॉड करेगा या लोगों से पैसे जो डेफिनेटली नहीं वो डिजर्व करता उतने पैसे ले लेगा। तो ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा और समझाऊं, किसी को आपने नहीं देखा होगा ये ट्रेडमार्क मिला है कि TEA, टी का, कॉफी का, ये जो वर्ड है अलग अलग टाइप्स की आपकी टी हो सकती है, उसका ट्रेडमार्क ब्रांड का हो सकता है, बट टी, कॉफी, टर्मरिक, ये सारे क्या हैं, ये सारे जेनरिक वर्ड्स हैं। तो वो ये कह रहा है कि इन चीजों का किसी को ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता, और डेफिनेटली इन सब चीजों को जब आप कोई भी रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं इस चीज के लिए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट ग्राउंड्स इस चीज को स्पेसिफिकली प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर शुड ऑफ कोर्स बी एंटाइटल्ड टू मेक यूज ऑफ द वर्ड to describe his goods and place of manufacture. If the word, however, through use has become clearly associated in public mind with the goods of the particular trader, it could not be legitimately used as a trademark by the competitor. इसका मतलब ये जो मैंने explanation दी उसके अलावा
यहाँ पे फर्दर ये भी लिखा गया है कि मान लीजिए आपका एक ट्रेडमार्क है और सब लोग उसके बारे में जानते हैं कि ये ट्रेडमार्क, जैसे टाटा का ट्रेडमार्क है तो रतन टाटा अगर आप देखें तो रतन टाटा डेफिनेटली इज एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप्स, राइट। तो अगर हमें पता है कि ये ट्रेडमार्क इसी कंपनी का है तो यहाँ पे कहा जा रहा है फिर कॉम्पिटिटर उस ट्रेडमार्क को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो ना रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर लोगों को पता है कि ये ट्रेडमार्क मेरा है तो डेफिनेटली अगर कोई और उस ट्रेडमार्क का यूज करके प्रोडक्ट बना के बेचेगा तो लोग तो यही सोच के प्रोडक्ट खरीदेंगे ना कि मैंने ही प्रोडक्ट बनाया है, मेरा नाम यहाँ पे ए है और जो कॉम्पिटिटर है उसका नाम यहाँ पे बी है। तो मेरे पास यानी ए कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडमार्क हैं, काफी रजिस्टर्ड हैं बट कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं, जिसके बारे में लोग अब अवेयर हो चुके हैं क्योंकि पिछले 15-20 साल से मैं सामान बेच रहा हूँ बट मैंने उसको ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो कॉम्पिटिटर है बी, वो उसको ये नहीं सोचना है कि ठीक है भाई ये तो अनरजिस्टर्ड है तो चलो मैं यूज करके अब इसका प्रोडक्ट बना के लोगों को बेचता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग तो यही समझेंगे ना कि भले प्रोडक्ट बी बना रहा है या कोई और बना रहा है, लोग तो यही सोचेंगे ना कि प्रोडक्ट ए बना रहा है, क्योंकि उनकी नॉलेज में नोन है कि ये जो ट्रेडमार्क है ये ए का है। तो ये हमें चीजें डेफिनेटली ध्यान में रखनी होंगी। फर्दर एक आ गया कि जब तक ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिवनेस नहीं होगी उसके अंदर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एक इसी चीज को लेके केस लॉ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोमिक्स करके। तो कोर्ट का जब ये सामने कोर्ट में केस आया तो इसके बारे में बात करी गई, तो कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडमार्क हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर में जो कि प्रो से स्टार्ट होते हैं। सो प्रो एक तरीके का एडवांटेज दिखाता है, एक तरीके का एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दिखाता है, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ज्यादा फायदा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क है जहां पे उन्होंने बोला है कि प्रो आगे लगा हुआ है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये कॉमन है, ट्रेड में इसको काफी यूज किया जाता है। और ये जो ट्रेडमार्क है जो प्रोमेक्स है, ऐसा कोई ट्रेडमार्क कभी पहले था ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्लियरली होता है कि ये डिस्टिंक्टिव ट्रेडमार्क है क्योंकि ये डेफिनेटली दूसरों से अलग है, इस जैसा कोई ट्रेडमार्क नहीं है, इसलिए इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन इसको मिलना चाहिए। फर्दर कुछ देर पहले हमने ये भी बात करी, आई थिंक दूसरे केस में था ये, बट यहाँ पे एक और केस में भी वही बात करी गई है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेंथ ऑफ द यूजर वुड ऑफ कोर्स बी अ मटेरियल फैक्टर। तो आपको याद होगा वही वाला एग्जांपल मैंने जो आपको डिस्कस भी किया था कि लेंथ मतलब वही कितने समय तक आपने यूज किया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इससे बाद में फर्क पड़ेगा या आई थिंक मैं ऐसे कहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड है या ये अनरजिस्टर्ड है। अगर ये अनरजिस्टर्ड भी है, याद करिएगा या इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, तो अगर ये अनरजिस्टर्ड भी है ट्रेडमार्क बट फिर भी आप इसको पिछले 20 साल से यूज कर रहे हैं तो आपकी अब सब्सटैंशियल गुडविल बन चुकी है। और कोई सोचे कि ठीक है ये अनरजिस्टर्ड है तो मैं एक काम करता हूँ, बी कहता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ मैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करा लेता हूँ अपने नाम पे, और इसको तो फायदा मुझे ये हो जाएगा कि बनी बनाई गुडविल जो है कि वो सारी मेरी हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टू फाइल सिस्टम है। तो हम कह रहे हैं ये गलत है। फर्स्ट टू फाइल अपनी जगह ठीक है बट उसके कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, और यहाँ पे ये एक है कि लेंथ ऑफ यूजेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो सबसे ज्यादा समय तक ट्रेडमार्क को यूज करेगा सबसे पहला हक उस ट्रेडमार्क पे उसी का ही होगा। फर्दर यहाँ पे एक बात करी गई एफ हॉफमैन लारोच वर्सेस जॉफ्री मैनर्स एंड कंपनी। यहाँ पे एक ट्रेडमार्क के बारे में बात करी गई जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉपविट, DROPOVIT, ड्रॉपोविट। तो यहाँ पे कहा गया कि ड्रॉपोविट जो है इल्जाम लगा कि ये कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड नहीं है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता डिक्शनरी के अंदर। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा वर्ड है जो जिसका मतलब भी कुछ नहीं है, यानी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये एक ऐसा वर्ड है जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कोर्ट ने यही बोला कि हाँ ये ठीक बात है कि ये डिक्शनरी वर्ड नहीं है, बट ये भी साबित होता है कि दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। जो भी इंडिविजुअल इंग्लिश की समझ रखता है या थोड़ा सा ध्यान से देखेगा या उसको थोड़ा बता दिया जाए तो वो समझ जाएगा कि हाँ इस वर्ड्स का मतलब क्या है। और इसीलिए ये दो वर्ड्स का क्योंकि कॉम्बिनेशन है तो ये एक इन्वेंटिव वर्ड है, और इसीलिए डेफिनेटली इसको ट्रेडमार्क, क्योंकि ये रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है तो ट्रेडमार्क में रजिस्टर में रहने का इसका राइट है, इसको ट्रेडमार्क से रिमूव नहीं किया जाएगा। फर्दर महिंद्रा एंड महिंद्रा का केस लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो भी देखते हैं क्या लिखा है। अब अगर फर्दर इसको कंटिन्यू करें तो आई थिंक एक नाम है महिंद्रा। सो महिंद्रा का नाम बहुत आई थिंक काफी समय से हमें पता होगा, एंड वी ऑल वुड बी अवेयर कि महिंद्रा ट्रैक्टर्स एंड महिंद्रा व्हाट नॉट बहुत अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग टाइप ऑफ बिजनेस में महिंद्रा है। सो यहाँ पे केस दे रखा है जहाँ पे आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, यहाँ पे पर दूसरा केस है महेंद्र एंड महेंद्र पेपर मिल्स। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे समझाना है सो डेफिनेटली आई एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि हाँ यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है और यहाँ डेफिनेटली पेपर्स है जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। बट एक अगर एवरेज नॉर्मल लेमैन इसको देखेगा तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे यही लिखा है कि महिंद्रा जो वर्ड है, जो कंपनी का वर्ड है, विच इज दिस वन, हैज एक्वायर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुडविल अब लोगों की नजरों में।
तो अगर कल कोई नई एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उस पर लिखा होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो लोग तो यही सोचेंगे शायद ये महिंद्रा कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी, जिसको ज्यादा नॉलेज होगी शायद वो सब्सिडरी कंपनी का नाम यूज कर देगा, जिसको कम नॉलेज होगी वो ये कहेगा ये वही कंपनी है बट दूसरे नाम से आ गई। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही कहा गया क्योंकि अब उसकी एक स्टैंडर्ड एक गुडविल बन चुकी है और बहुत लोग उसको जान चुके हैं, तो अगर कुछ ऐसा किया जाता है कि इस कंपनी को इस नाम से ऑब्वियसली रहने दिया जाता है, तो इससे डेफिनेटली जो इनकी गुडविल है वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी, बहुत ज्यादा खराब होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि ये गलत है। तो एन अटेम्प्ट बाय अनदर पर्सन टू यूज the name in business and trade circle is likely to and in probability will create an impression of connection with the plaintiff company, जो कि डेफिनेटली गलत माना जाएगा। कुछ देर पहले आपको याद होगा हमने एब्सोल्यूट ग्राउंड्स के बारे में बात करी थी। अगर मैं एक तरीके से आपसे पूछूं और आप बता पाए बिना देखे कि एब्सोल्यूट ग्राउंड्स क्या क्या है, तो मैं आपकी स्टार्टिंग में हेल्प करता हूं। जो डिस्टिंक्टिवनेस जिनके अंदर नहीं है, ऐसे 3 पॉइंट्स है। एक सबसे पहला पॉइंट ये है कि वॉइड ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस या अनेबल टू केपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशनेस, ये एक पहला पॉइंट है। जो डिस्टिंक्टिव नहीं हो सकते बेसिकली, वो पहला पॉइंट है। 2 और पॉइंट्स है, क्या मुझे आप बता सकते हैं वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? अगर इनका आंसर हाँ है तो अच्छी बात है, तो दूसरा पॉइंट मैं आपकी हेल्प करता हूँ। दूसरा पॉइंट भी वो है जैसे मैंने बताया था कि 100% प्योर, 100% जेन्युइन, फिट फॉर कंजम्पशन, इनका भी ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता क्योंकि एब्सोल्यूट ग्राउंड से वॉइड है। और थर्ड पॉइंट अगर आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था कि कस्टमरी यानी कुछ ऐसी चीज जो अब नॉर्मल ट्रेडिशन में आ चुकी है, लोग उसके बारे में अवेयर है, डेफिनेटली वो भी ट्रेडमार्क आप नहीं ले सकते। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नीचे अब ये 9 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 2 दे रखा है, ये एक्चुअली लिखा नहीं है इसके बारे में, बट अभी हम कुछ देर के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रिलेटिव ग्राउंड्स। ये वहां पे लिखा होगा, बट यहाँ पे उसी को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंदर भी कहा गया है कि अगर ये चीजें हैं ट्रेडमार्क के अंदर, तो वो भी डेफिनेटली क्वालिफाई नहीं होता एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनने के लिए। क्या क्या है? अगर वो लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखिए जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, ये पॉइंट आपस में इंटर रिलेटेड है। कोई भी ऐसी चीज जो डिस्टिंक्टिवनेस नहीं है, जिसको सिमिलर लग रहा है देख के, तो डेफिनेटली वहां पे उन्होंने उसको रोक दिया। बट इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? अगर कोई चीज सिमिलर देखने में लग रही है तो इसका मतलब कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उन्होंने आधा उधर पॉइंट रख दिया और आधा जो उसका पार्ट है वो इधर ले आए। तो अगर आप इसको एक ही तरीके से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिस्टिंक्टिवनेस उधर का पार्ट है, जबकि अगर लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो वो रिलेटिव ग्राउंड्स में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि वो कुछ ऐसा है, आपको याद होगा ये भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसा है ट्रेडमार्क के अंदर जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, या कुछ ऐसा है ट्रेडमार्क के अंदर जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो बोलने में या कहने में इंडिया में गलत माना जाता है, एक तरीके से इलीगल माना जाता है, तो वो भी यहाँ पे फॉल करेगा। ये एक चीज ऐसी है जो यहाँ लिखी नहीं थी पहले, बट मैंने आपको बताई थी। ये कंपनीज एक्ट में भी एप्लीकेबल होती है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम चाहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइवेट लिमिटेड यूज करें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कोई भी नाम हम यूज करें, किंग, क्वीन, एम्परर, तो ये नहीं कर सकते बिकॉज ये प्रोहिबिटेड है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अशोका चक्र हो गया, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन द नेम ऑफ द ट्रेडमार्क, ऑब्वियसली इन द नेम ऑफ कंपनीज एज वेल। सो ये वहां दोनों जगह, चाहे कंपनीज एक्ट हो चाहे ट्रेडमार्क एक्ट हो, दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक और सेक्शन को कंटिन्यू करके बात करी गई है कि if the confusion arises from any factor whatsoever, even without involvement of any other mark, or there being no similarity with other mark, the registration must still be refused. तो जरूरी नहीं है कि जब हम बात करते हैं कि ट्रेडमार्क कौन कौन से ग्राउंड पे रिफ्यूज होगा तो यही बस हो और इनको ही स्टेट में बस फॉलो करा जाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव, ये जो डेफिनेशन हम 4 यहाँ पे देख रहे हैं या जो हमने ऊपर देखी हैं, वो सारी सारी इंक्लूसिव इन नेचर है। दीज आर जस्ट मियरली द गाइडलाइंस। ये कोई एक फाइनल नहीं हो गया कि हाँ यही सब कुछ है और इससे बियॉन्ड कुछ भी होगा तो वो एक्सेप्टेबल होगा। दिस इज नॉट ट्रू। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। तो भले यहाँ पे कहा गया है कि वो जो ट्रेडमार्क है वो कुछ ऐसा भी है कि जहां पे ट्रेडमार्क कंफ्यूजन उससे अराइज हो रहा है, even without involvement of other trademark, there being no similarity with the mark, the registration में still be refused। इसका मतलब ऑब्वियसली सिमिलर है तो रिफ्यूज होगा ही होगा, बट अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर सिमिलैरिटी नहीं भी है तब भी उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअली उस ट्रेडमार्क से लोग क्या सोच रहे हैं। कंफ्यूजन आज का ही नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा जनरली, और कंफ्यूजन सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाएगा जो पढ़ा लिखा है, उसके पर्सपेक्टिव से भी देखा जाएगा जो बहुत आप ऐसे कह सकते हैं पढ़ा लिखा नहीं है या जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके देखा जाएगा कि कंफ्यूजन किसको हो सकता है और किसको नहीं हो सकता, और फिर ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा।
इसको लेके एक और यहाँ पे केस लॉ लिखा हुआ है, कहा गया है कि जो मेडिकल प्रिपरेशन यानी दवाई जब हम कभी भी बीमार पड़ते हैं तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और जिनको डेफिनेटली आपके भी ऐसे कुछ ना कुछ होंगे फ्रेंड्स जो ये कहते होंगे जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं एक दो दिन के अंदर, या मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता, अपने आप ही ठीक हो जाता हूँ, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई ऑलमोस्ट डॉक्टर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन बट उसको पता है कि भाई हाँ ये है तो ये दवाई खा ली, जनरली बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केस लॉ यहाँ पे लिखा है जो कि यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी गई है। ये केस लॉ अभी आप देख रहे हैं, इसके नीचे भी एक और केस लॉ है, वो भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, बट पहले इस पे बात करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जब हम कंफ्यूजन की बात करेंगे तो कंफ्यूजन हम किसी ऑर्डिनरी पेशेंट के तरीके से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये डॉक्टर और फार्मिस्ट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको तो एक्सपर्ट नॉलेज है ना, उनके तो आप सामने आप देखते हो कभी भी अपनी दवाई आप लेने जाते हो या मे बी कोई बीमार घर पे है उसकी दवाई आप डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके आप दवाई लेने जाते हैं, बहुत बार हमारे लिए शायद बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि वो दवाई एक्चुअली लिखी क्या है, जिससे हम पता कर सकें गूगल से ही किस चीज की दवाई है। तो बहुत बार हम उस राइटिंग को पढ़ नहीं पाते, बट जैसे हम ये उसको देते हैं केमिस्ट को देते हैं, वो कभी हमसे नहीं पूछता ये क्या लिखा है, वो अपने आप ही जाके वो दवाई ले आता है और हमें दे देता है। सो आई थिंक यहाँ पे यही टेस्ट कहा जा रहा है करने को, कि जो भी चीज लिख के दी जा रही है उसको डॉक्टर्स और फार्मर्स जो हैं क्या वही समझ रहे हैं या फिर वो उसका कुछ और इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है इस फील्ड में। फार्मर्स का तो पूरा दिन यही काम है कि वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दवाइयां देगा, और डॉक्टर का भी यही काम है। तो अगर वो ही कंफ्यूज हो गए तो डेफिनेटली फिर और बाकी लोग का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बाकी लोग तो कभी कभार शायद डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, बट डॉक्टर्स के पास तो अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हमेशा ही आते रहते हैं। तो अगर वो कंफ्यूजन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर ये कंफ्यूजिंग माना जाएगा। लिखा भी हुआ है, द टेस्ट वाज नॉट दैट ऑफ ऑर्डिनरी कस्टमर बट वेदर फार्मिस्ट और डॉक्टर वुड बी कंफ्यूज, देयरफॉर इन द फील्ड ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स द नेम ऑफ स्मॉल वेरिएशंस आर अलाउड। और देखिए यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं नीचे, क्योंकि ये जो केस लॉ है इसको पढ़ने के बाद में भी थोड़ा और हमें लगेगा कि जो ऊपर केस लॉ था वो शायद उतना ही नहीं है जितना लिखा है। पहले पढ़ते हैं। खैर, तो एक फर्दर केस लॉ में लिखा गया, बुरंग वेलकम वर्सेस यूनिसोल प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे हाई कोर्ट हैज अप्लाइड द टेस्ट ऑफ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एज अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड फार्मिस्ट। The court took the judicial notice of the fact that various medicines are required by the law to be sold per prescription. In actual practice, they are sold without prescription. तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन सा टेस्ट अप्लाई किया? पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस एज अगेंस्ट डॉक्टर एंड फार्मिस्ट। ऊपर कौन सा टेस्ट अप्लाई हुआ था? डॉक्टर्स एंड फार्मिस्ट का। तो देखिए एक ही केस लॉ के अंदर दो अलग अलग बात चल रही है। पहले कहा जा रहा है कि जो टेस्ट होगा वो ये होगा कि डॉक्टर एंड फार्मिस्ट कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। फिर एक आगे बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं, तो हम एक ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के इंसान से कंपेयर करेंगे, ना कि किसी डॉक्टर से कंपेयर करेंगे, जो कि फाइनल डिसीजन है, राइट। इसी को लेते हुए ये बताया गया कि आप जैसे कि देखते हैं आजकल ऑनलाइन मेडिसिन जो है, ऑलमोस्ट हर चीज आज अवेलेबल ऑनलाइन है, उनमें से मेडिसिन भी हैं, एंड यू ऑल्सो गेट अ गुड डिस्काउंट सम टाइम अगर आप मेडिसिन ऐसे खरीदते हो। तो आप देखते हैं कि जब आप ऑनलाइन मेडिसिन खरीदते हैं तो उस डिस्काउंट को मिलने से पहले जो भी डिस्काउंट है 20, 30, 40, 50 वॉट एवर मे बी द डिस्काउंट, क्योंकि इतना होता है कभी कभार, तो वो आपसे कहते हैं कि आपको दवाई तभी मिलेगी जब आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करोगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मान लीजिए अगर किसी को एस्थमा की दवाई चाहिए, कैंसर की दवाई चाहिए, तो वो किसी एक मेडिसिन की शॉप पे जाएगा और कहेगा ये दवाई दे दो, तुरंत जो फार्मिस्ट होगा वो आपको दवाई दे देगा, वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा। बट जबकि लॉ के हिसाब से जो ऑनलाइन वो लोग प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं वो ऑफलाइन वालों को भी चाहिए होती है प्रिस्क्रिप्शन, बट क्योंकि ऑफलाइन वालों को मैनेज नहीं करा जा सकता, हजारों लाखों करोड़ों केमिस्ट हैं ऑल ओवर सिटी या एक स्टेट या एक कंट्री के अंदर, थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना, इसलिए आई थिंक ऐसा होता है। बट ऑनलाइन में डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। आई थिंक वो भी कभी ना कभी अपने पर्पस से डाइवर्ज होते होंगे, बट जनरली वहां पे ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। इसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक बात करी गई है, ग्रुप फार्मास्यूटिकल्स एंड एल्केन लैब से रिलेटेड। कहा गया कि एक दवाई है मेट्रो डी और एक है मेट्रो एन। याद रखिए जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो टेस्ट होगा वो डॉक्टर एंड फार्मिस्ट का टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट इस बात पे होगा एक ऑर्डिनरी इंसान कंफ्यूज होता है कि नहीं। तो डॉक्टर एंड फार्मिस्ट तो डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि मेट्रो डी एक अलग चीज है, मेट्रो एन एक अलग चीज है। बट अगर एक कस्टमर की बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, एवरेज इंटेलिजेंस का कस्टमर जो है वो डिसीव हो सकता है मेट्रो एन लेने गया, सामने वाले ने गलती से या जैसे भी जो भी वजह हो उसने मेट्रो डी की उसको दवाई दे दी, और दोनों दवाइयों का अलग अलग पर्पस है।
तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए कहा गया इन दोनों क्योंकि नाम बहुत मिलते जुलते हैं तो इनका ट्रेडमार्क डेफिनेटली एक ही का मिलेगा, दूसरे का नहीं मिल सकता। फर्दर अगर हम बात करते हैं, लिखा गया कि प्रोहिबिट रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क इफ इट कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ द शेप्स। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा, मान लीजिए कोई एक ट्रेडमार्क लेना चाहता है, अभी हमने बात करी थी कि क्वालिटी का ट्रेडमार्क, काइंड, ज्योग्राफिकल, इनका नहीं मिल सकता। यहाँ पे एक और चीज ऊपर मेंशन करी थी, उसको फर्दर लिख दिया गया कि शेप्स का भी ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। कोई ट्रेडमार्क लेना चाहे रेक्टेंगल, कोई ट्रेडमार्क लेना चाहे सर्कल, कोई ट्रेडमार्क लेना चाहे स्क्वायर, कोई ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सारे ये आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकते, बिकॉज ये तो एक शेप है। तो टेक्निकली ट्रेडमार्क उन चीजों का मिलता है जो कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर बात करती हैं, प्रोडक्ट की शेप और डायमेंशंस के ऊपर कभी भी ट्रेडमार्क आपको नहीं मिलते। फर्दर यहाँ पे बात करी गई है ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने पहले भी कहा, यही है ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना। तो बेटर यही है जिसका ट्रेडमार्क मिला है आपको, जिस चीज का भी, उसको आप यूज करें और डेफिनेटली जेन्युइन प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाएं और सप्लाई करें। यहाँ पे लिखा है, in order to avoid confusion, a mark constituted by shape must be sufficiently different from the shape which is the characteristic of the product। तो क्वालिफाई यहाँ पे कह दिया करके कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्कल की शेप का है तो आपको सर्कल का ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। पर हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट जो है रेक्टेंगल की शेप का है तो सर्कल का ट्रेडमार्क मिल सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, हमने क्या बोला, जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली किस शेप का है। अगर मैं मान के चलूँ कि जो प्रोडक्ट है वो रेक्टेंगल शेप का है और ट्रेडमार्क में किस चीज का ले रहा हूँ, स्क्वायर का, तो ये जो स्क्वायर है ये शेप ही है, बट ये डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज है जो मेरे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बात करती है। तो सिंपल आपको ये समझना है, विदाउट आई थिंक विदाउट क्रिएटिंग एनी फर्दर कंफ्यूजन, आपको सिंपल सी ये बात समझनी है कि शेप्स के बेसिस पे कभी भी आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस वो शेप ऐसी ना हो जो आपके कैरेक्टर, जो प्रोडक्ट है कैरेक्टर का, उसके बारे में बात करती हो। तो यूजुअली सर्कल का कोई ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, बट अगर आपकी प्रोडक्ट का शेप सर्कल जैसा ही है तो एक अलग बात है, फिर कंट्रोलर डिसाइड करेगा। बट अदरवाइज यूजुअली अगर आप कहें कि कुछ भी आप सामान बना रहे हो उस पर सर्कल का ट्रेडमार्क आप लगा दें, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट की जो शेप है वो सर्कल जैसी हो। उसके बाद जैसे कि हमने बात करी, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ट्रेडमार्क जो स्टैंड आउट ऑफ क्राउड हो, दूसरों को दूर से ही पता चल जाए कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो इस कंपनी का है और जो दूसरा ट्रेडमार्क है वो दूसरी कंपनी का है। ये जो हमने पहले भी बात करी कि डेफिनेटली कुछ हम आई थिंक आगे भी बात करेंगे डिजाइन एक्ट से रिलेटेड, क्योंकि अगर हम इसको शेप्स को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो हम डिजाइन की तरफ चले जाएंगे। तो देयर इज अ फेयर एनालॉजी बिटवीन द ट्रेडमार्क एक्ट एंड द डिजाइन एक्ट, तो इसको देखते हुए ही दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें रखना होगा। So I think ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। Now we'll start with the relative ground, but that will be in the next video, just to make sure again कि ये वीडियो आपसे शेयर करी जा सके, and it has less storage capacity, storage in the sense जब वीडियो भेजी जाती है, so obviously it consists maybe sometime consist of 100 of MBs or maybe 1000 of MBs, तो उसको रिड्यूस रखने के लिए मैं यूजली प्रेफर करता हूँ कि 1 घंटे के ऊपर और मे बी 2 घंटे से कम का ड्यूरेशन रहे। So let's end this video here only, and we'll start with the another video with relative grounds, and I feel कि जो भी आज मैंने अभी तक आपसे डिस्कस किया ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। With this we have completed trademark part 2 as well, and I think trademark के maybe 3rd part तो है ही है, हो सकता है 4th भी हो जाए, बट विल ट्राई एंड 3rd में मेजोरिटी मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 4th की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी लगती है, बट ट्रेडमार्क एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी उतना ही वेटेज दीजिए जितना पेटेंट को दे रहे हैं, क्योंकि ये एक चैप्टर है तो इसके अंदर कंटेंट सारा अलग अलग पार्ट्स में ना डिवाइड होगी, एक ही जगह लिखा है, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि वो मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको बता सकूं। देन फिर भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, जस्ट लेट मी नो। एज आई सेड ऑलवेज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज बाय व्हिच यू कैन कनेक्ट टू माई सेल्फ। इधर आप YouTube पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेफिनेटली वहां पे अपना कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यू कैन एक्चुअली ज्वाइन मी ऑन फेसबुक और मे बी मैसेंजर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मे बी यू कैन ऑब्वियसली टेक्स्ट मी, ईमेल मी, कॉल मी, व्हाटएवर इज फीसिबल टू यू, यू कैन एक्चुअली फॉलो दैट मेथड। एंड एज आई सेड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, बिकॉज अब मैंने और प्रोफेशनल की क्लासेस जो हैं, सब्जेक्ट्स की क्लासेस, स्पेशली द न्यू जो सिलेबस है उसकी जो क्लासेस हैं, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। यूट्यूब पे जाके उसको रेफर भी आप कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें जरूर उन्हें बताइएगा। So thank you so much for your time today. I shall see you very soon with the topic heading called as relative ground. Till then, just take care of yourself and obviously let me know if you have any issues. Thank you so much.